चौथे रैंक का शरीर होने की वजह से न केवल उसके हमलों में सुधार आया था, बल्कि उसकी युद्ध कला पर लगी रोक भी हट गई थी। आशुरा के 3 रूप एक चौथे दर्जे की युद्ध कला थी। जाहिर है इसे चौथे दर्जे के जानवर की ताकत का मुकाबला करने के लिए ही बनाया गया था। हालांकि ध्रुव के ऊर्जा केंद्र अभी इतने कमज़ोर थे कि वे इन रूपों की असली ताकत को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जब उसके पास रैंक 4 का शरीर था तो उस ताकत का कुछ हिस्सा बाहर लाया जा सकता था। ऐसा लग रहा था मानो ध्रुव की 6 भुजाएं हों जो लगातार हवा में वार कर रही हों। हालांकि उनमें से 4 अभी भी केवल छाया थीं और असली ताकत का एक छोटा हिस्सा ही दिखा सकती थी। मैंने अपनी युद्ध कला में लगभग महारत हासिल कर ली है। ध्रुव ने अपने चारों ओर घिरे जानवरों को खत्म करने के लिए दाएं बाएं कूदते हुए सोचा। तीसरे रैंक के जीव ध्रुव के लिए कभी कोई बड़ी समस्या नहीं थे, लेकिन पहले ये सब उसके राक्षसी हूप की वजह से था, जिसमें बहुत ज़्यादा दिमागी ताकत खर्च होती थी। लेकिन अब चौथे रैंक के शरीर के साथ वो खुद को ज़्यादा थकाए बिना जितने चाहे उतने कीड़ों को मार सकता था। सहन शक्ति, स्टैमिना हमेशा से ध्रुव की कमजोरी रही थी, लेकिन अब हीरो रैंक के शरीर की वजह से उसकी बरसों की ट्रेनिंग का असली असर दिख रहा था। आखिरकार युद्ध कला जादू टोने के मुकाबले कमज़ोर होती है और उसमें उतनी तबाही मचाने की ताकत नहीं होती, लेकिन इसमें ऊर्जा यानी कि ऊर्जा भी बहुत कम खर्च होती है। ध्रुव, जिसने 10 साल से ज़्यादा समय तक तलवार चलाई थी, अब अपना असली हुनर दिखा पा रहा था। उसके लिए तीसरे रैंक के 50 कीड़े कोई खतरा नहीं थे। 10 मिनट में ही उन सब का सफाया हो गया। एक बार जब मेरा दिमाग और डेंटियन तीसरे लेवल पर पहुंच जाएंगे तो मैं अपनी कला में पूरी तरह मास्टर बनने का लक्ष्य रख सकता हूं, उसने मन ही मन सोचा और अपनी तलवारों से खून झाड़ने के लिए उन्हें हवा में जोर से झटका। तीसरी लाइन में लगभग 100 कीड़े थे। अब तक उन्हें पता चल चुका होगा कि मैं यहां हूं। ध्रुव एक सुरंग के पास पहुंचा, लेकिन उसे उसका अंत दिखाई नहीं दिया। कुछ और सुरंगों की जांच करने और लाशों को इकट्ठा करने के बाद वो एक बात को लेकर पक्का हो गया, यहीं से इनकी मांद शुरू होती है। लेकिन ठीक उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। भूमिगत कमरे का फर्श कांपने लगा और पूरे इलाके में रेंगने की तेज आवाज गूंजने लगी। क्या ये घात लगाकर हमला है? ध्रुव हैरानी से बोला, लेकिन वो शांत रहा। वो इस काल कोठड़ी में चौथे रैंक के जानवर से अपनी ताकत आजमाने आया था। तीसरे रैंक के कीड़ों की फौज को हराना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि कोई कीड़ा नहीं आया। जमीन तब तक कांपती रही जब तक कि उस पर गहरी दरारें नहीं पड़ गईं और आखिर में वो पूरी तरह टूट गई। जमीन धंस गई। नीचे की मिट्टी को खा रहे दर्जनों कीड़े दिखाई दिए, जिन्होंने इतनी सुरंगें बना ली थीं कि पूरी इमारत की नींव ही हिल गई थी। ये क्या बकवास है? ध्रुव की चिंता टूटे हुए फर्श या जानवरों की चाल को लेकर नहीं थी, बल्कि उस नज़ारे को लेकर थी जो उसके नीचे दिखाई देने लगा था। वहां सैकड़ों सुरंगें हर दिशा में फैली हुई थीं। ये किसी मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा था, जिसमें कई बड़ी सुरंगें हर हिस्से को बांट रही थीं। इसके अलावा इसके गहरे हिस्से में एक धुंधली सी चमक थी जो उस जटिल भूमिगत दुनिया को रोशन कर रही थी, जिसे जानवरों ने अपने रहने लायक बना लिया था। ईको के पंख ध्रुव के कपड़े फाड़कर बाहर निकले और उसकी मर्जी से फड़फड़ाने लगे। बीच बीच में उसके पैरों के नीचे छोटे काले घेने बनने लगे, जिससे वो हवा में ही रुका रहा और हालात का जायजा लेने लगा। ये किसी कीड़े के बिल का सामान्य नक्शा नहीं है। जादुई जानवरों ने बरसों से सावधानी से रास्ते खोदे हैं और इसे बनाया है। क्या उन्होंने कालकोठरी की पुरानी बनावट की नकल की है? लेकिन इसके लिए उनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग होना चाहिए। जब तक कि ध्रुव अपने से 100 मीटर नीचे मौजूद उन अनगिनत सुरंगों और गुफाओं के ऊपर हवा में ही रुका रहा, उसे बस कुछ इधर उधर घूमते कीड़े दिखाई दे रहे थे जो खुदाई का काम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जब जानवरों ने देखा कि वो उड़ सकता है तो उन्होंने उसका पीछा करना छोड़ दिया। वंशानुगत विरासत, ये ख्याल उसके दिमाग में बिजली की तरह कौन गया, जिससे ध्रुव को गहरा धक्का लगा। ये नामुमकिन है। वैसे ये बात समझ में आती है। ये उस खूबी वाले चौथे रैंक के जानवर के पैदा होने के लिए एकदम सही माहौल है। ध्रुव की आंखों में थोड़ा लालच झलकने लगा जब वो गुफा के रोशन निचले हिस्से को घूर रहा था। मुझे इसे हराना ही होगा। मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकता। वंशानुगत विरासत वाला जानवर एक ऐसा जादुई जानवर होता था जिसने अपनी खुद की चेतना का सागर विकसित कर लिया हो। चेतना का सागर आखिरकार एक जिंदा प्राणी के विचारों का सबूत है। जानवर अपनी फितरत पर काम करते थे। उनके पास इंसानों जैसी सोच नहीं होती थी, इसलिए उनका मानसिक क्षेत्र बहुत धुंधला होता था जिसे ट्रेन नहीं किया जा सकता था। उन्हें तो ये भी पता नहीं होता था कि उनके पास ऐसा कुछ है भी, लेकिन कुदरत हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है। वे ऐसे प्राणी थे जो हर चीज़ के लिए अपने शरीर पर निर्भर थे। उनके खून में उनकी इच्छा शक्ति समाई होती थी, भले ही वो बहुत कमज़ोर हो। लेकिन सही हालात में उस इच्छा शक्ति को ताकतवर बनाया जा सकता है और उनके बच्चों या उन्हें खाने वालों तक पहुंचाया जा सकता है। धीरे धीरे वो खून जमा होकर शक्ति का एक केंद्र बन जाता है, जिससे किसी एक जानवर को उच्ची बुद्धि मिल जाती है। 2000 सालों तक समय समय पर इनका कत्लेआम होता रहा।
जिंदा रहने के लिए अपनी ही प्रजाति को खाने पर मजबूर हुए। उन इंसानों से नफरत जिन्होंने हमेशा उनमें से कुछ को जिंदा छोड़ दिया। वो नफरत बरसों से बढ़ती और जमा होती गई, झुंड के हर जानवर के खून में मिलती गई, जब तक कि एक चौथे रैंक का प्राणी पैदा नहीं हुआ। उसके अंदर चेतना का सागर बन गया, जिसमें हजारों जानवरों की नफरत समाई थी। वो नफरत इन जानवरों की पिछली पीढ़ियों की विरासत है, जिसने आखिरकार एक बुद्धिमान जादुई जानवर को जन्म दिया, एक चमत्कार। ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। खुदाई करने वाले कीड़ों को उनके पिछले ठिकाने से हटाकर उस बंजर जगह में छोड़ दिया गया था। फिर काल कोठरी से भागने से रोकने के लिए उनकी संख्या समय समय पर कम कर दी जाती थी, जिससे उन्हें एक दूसरे को खाने या जमीन को खाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। 2000 साल पहले के उन जानवरों का खून शायद इतने लंबे समय में खत्म हो गया हो, पतला हो गया हो, लेकिन उसमें छिपी इच्छा शक्ति, विल, अभी भी मौजूद थी। किसी एक जानवर के मन में नफरत पैदा होना और उसके खून में मिल जाना ही काफी था। जब वो मरता और दूसरा उसे खाता तो वो नफरत आगे बढ़ जाती। यही चक्र बार बार चलता रहा। एक ऐसा समूह जिसमें एक ही भावना, नफरत, भरी हुई थी, फलता फूलता और नष्ट होता रहा, जिससे उसकी इच्छा शक्ति की ताकत बढ़ती गई। फिर एक दिन चमत्कार हो गया। एक अनोखा रैंक 4 का प्राणी पैदा हुआ, जिसमें दूषित खून की बहुत ज्यादा मात्रा थी। उस खून में हजारों जानवरों की जमा हुई नफरत थी। वो इतना शक्तिशाली हो गया कि जादुई जानवर का सामान्य शरीर उसे संभाल नहीं सका, जिससे उसकी चेतना का सागर जाग गया और विकसित हो गया। इसी वजह से इसे वंशानुगत विरासत कहा जाता था। कम से कम मुझे ये पक्का पता है कि राज परिवार को इस बात की खबर नहीं है। ध्रुव ने हवा में खड़े होकर अपनी नजरें मांद के सबसे गहरे हिस्से पर टिकाए हुए सोचा। उसका ये यकीन इसलिए पक्का था क्योंकि वंशानुगत विरासत वाले जानवर की चेतना का सागर एक साधक के दिमाग के लिए सबसे बेहतरीन खुराक मानी जाती है। जानवर का मानसिक क्षेत्र इंसान के मानसिक क्षेत्र से अभी भी निचले स्तर का होता है, जिससे एक साधक उसे आसानी से सोख सकता है और अपनी ताकत बढ़ा सकता है। इसे शुभ माना जाए या अशुभ, ध्रुव के मन में दोबारा विचार आने लगे। एक तरफ ऐसा जानवर होना एक बहुत ही दुर्लभ घटना है, जिसकी भविष्यवाणी करना नामुमकिन था। इसके लिए हजारों सालों तक जानवरों को कैद में रखना पड़ता, इस उम्मीद में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। और ये जांचने का कोई तरीका भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं। इसीलिए साधकों ने उस क्षेत्र पर प्रयोग करना छोड़ दिया था। ये पूरी तरह से इत्तेफाक था। दूसरी तरफ ऐसा जानवर बुद्धिमान था। ये अपने माहौल से सीख सकता है, घात लगाने की योजना बना सकता है और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने ठिकाने को बेहतर बना सकता है। इसके अलावा ये अपने झुंड का इस्तेमाल करके जटिल संरचनाएं बना सकता था। कुल मिलाकर ये एक खतरनाक दुश्मन था। ये मिशन अचानक मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा खतरनाक हो गया है। ध्रुव दुविधा में था। अगर मैंने ये मौका गंवा दिया तो मैं पक्का इस विरासत को खो दूंगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे ठिकाने का पता चलने के बाद राज परिवार इसे छोड़ेगा। उस प्राणी की चेतना का सागर ध्रुव की दिमागी शक्ति को जबरदस्त बढ़ावा देगा और साथ ही जादुई जानवरों के बारे में उसकी समझ को भी बढ़ाएगा। फिर भी मुझे यकीन नहीं था कि मैं इसकी ताकत का पता लगाने से पहले इसे मार पाऊंगा। अब तो मेरी संभावना और भी कम हो गई है। कुछ मिनट बीत गए और ध्रुव शांति से अपने विकल्पों पर विचार करता रहा। भाड़ में जाए, जादुई जानवरों में खुदाई करने वाले कीड़े की लड़ने की क्षमता सबसे कम है और मेरे मंत्र बड़ी संख्या में दुश्मनों से लड़ने के लिए सही है। मेरे पास ढेर सारी औषधियां और ऊर्जा का आशीर्वाद है। मैं इस लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हूं। अगर मैं इसे हरा नहीं भी पाता और झुंड मेरे भागने का रास्ता काटने की कोशिश करता है तो मैं राक्षसी तलवार का इस्तेमाल करके अपने लिए रास्ता बना सकता हूं। एक बार जब उसने फैसला कर लिया तो वो धीरे धीरे सबसे बांस वाली गुफा की ओर नीचे उतरने लगा। इससे सुरंगों में मौजूद कीड़े जाग गए और उसके सामने जमा होने लगे। देखते हैं कि तुम्हारी इच्छा शक्ति मेरी इच्छा शक्ति से ज्यादा मजबूत है या नहीं। इसी बीच काल कोठरी की ऊपरी परतों में डैनियल और उसका ग्रुप सावधानी से अपने आसपास के माहौल का जायजा ले रहा था। भूकंप के झटकों से निचली मंजिलों में से एक ढह गई थी, जिससे वे चौंक गए और पल भर के लिए उनका नीचे उतरना रुक गया। मिलो, तुम क्या सोचते हो? डैनियल ने चुप्पी तोड़ी। मिलो ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और सिर हिलाया। निचली परतों में कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन मैं इसके अलावा कुछ और अंदाजा नहीं लगा सकता। इलाके में मौजूद ऊर्जा एल्बास परिवार के जासूसों की जांच तकनीक में भी बाधा डाल रही है। हमें क्या करना चाहिए? डैनियल ने कुछ देर तक नीचे जमीन की ओर देखा, फिर अपने साथियों को सिर हिलाकर इशारा किया। या तो वो अकेला साधक लड़ रहा है या फिर जानवर गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। दोनों ही हालात में हमें खुदाई करने वाले कीड़ों को खोजने के लिए नीचे जाना चाहिए। बाकी चारों ने सिर हिलाया और उसके इशारे का इंतजार करने लगे।
डैनियल के हाथों में एक बड़ा और बारीकी से बना नक्शा था। ये बेयर डंजन का पूरा खाका था। ऊपरी तौर पर देखने के बाद उसने एक गलियारे की ओर इशारा किया। ये रास्ता हमें निचली परतों तक तेजी से ले जाएगा, भले ही वहां ऊर्जा की मात्रा ज्यादा हो। हमारी ताकत के साथ कुछ 100 रैंक 3 के जादुई जानवरों से लड़ना कोई समस्या नहीं है, इसलिए हमें जल्दी से नीचे उतरना चाहिए। साधकों को कोई एतराज नहीं था और वे सीधे अपने लीडर के बताए रास्ते पर चल पड़े। मिलो सबसे आगे था। उसके पास माहौल की जांच करने की खास तकनीकें थीं, जिनका इस्तेमाल करने पर वो दूसरे रैंक के जादूगर की समझ को भी पीछे छोड़ सकता था। ग्रुप तेजी से आगे बढ़ा। उन्होंने आसानी से कुछ खाली कमरे पार किए और धीरे धीरे मांद के करीब पहुंचते गए। फिर उन्हें वही नज़ारा देखने को मिला जो ध्रुव को मिला था। वो एक ऐसा कमरा था जिसकी दीवालों में 100 से ज़्यादा छेद थे और उनसे लगातार रेंगने की डरावनी आवाज़ आ रही थी। वे आ रहे हैं, मिलो जोर से चिल्लाया और उन जादुई जानवरों के हमले के लिए तैयार हो गया। उसके ग्रुप के बाकी साथियों ने भी तुरंत फुर्ती दिखाई और एक गोलाकार घेरा बना लिया ताकि हर तरफ से नज़र रखी जा सके। डैनियल के हाथ में चांदी की तलवार चमक रही थी। मिलो ने अपने दोनों हाथों में खंजर कस लिए थे। फीबे ने अपना भाला थाम रखा था और ट्रॉय व मैनुअल अपनी तलवारें लेकर दीवारों की तरफ मुस्तैद थे। डैनियल ने रौबदार आवाज में हुक्म दिया, ये बस तीसरे दर्जे रैंक 3 के मामूली जीव हैं, इन पर अपनी मानसिक ताकत बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी सबने सहमति में सिर हिलाया। उनकी ताकत इन कमज़ोर कीड़ों से कहीं ज़्यादा थी। उनमें से 3 का शरीर तो रैंक 4 का था, इसलिए तकनीक का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं था। धीरे धीरे सुरंगों से कीड़े बाहर निकले। उन सीधे साधे जानवरों की नज़र में घेरा बनाकर खड़े ये 5 इंसान बेहद डरावने लग रहे थे। इन इंसानों की आंखों में लड़ने का जुनून था और वे एक टीम की तरह काम कर रहे थे। लड़ाई का नतीजा पहले से तय था। करीब 60 कीड़ों ने इन योद्धाओं को घेरने की कोशिश की, लेकिन ताकत में इतना फर्क था कि कुछ ही मिनटों में सब ढेर हो गए। डैनियल ने अपनी तलवार को बड़ी खूबसूरती से घुमाया, जिससे निकली तेज रोशनी ने संपर्क में आते ही कीड़ों को काट डाला। मिलो ने घेरे के पास आने वाले हर कीड़े को अपने खंजर से सटीक निशाना बनाया। फीबे ने अपने लंबे भाले का फायदा उठाते हुए ज्यादातर जानवरों को पास आने ही नहीं दिया। ट्रॉय और मैनुअल थोड़े कमज़ोर ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने भी अपना काम बखूबी किया। जब सब खत्म हो गया तो डैनियल संतोष के साथ मरे हुए कीड़ों को इकट्ठा करने आगे बढ़ा। उसकी जादुई अंगूठी में ऐसा सिस्टम था जो खून को अपने आप जमा कर लेता था, इसलिए काम फटाफट हो गया। उसने मन ही मन सोचा, मुझे ऐसे 300-400 कीड़े जमा करने चाहिए। ये घात लगाकर हमला करने में बड़े काम आते हैं। वो कुछ सोच ही रहा था कि अचानक आए एक ज़बरदस्त भूकंप ने उसे चौंका दिया। कमरा ठीक वैसे ही कांपने लगा जैसे ध्रुव के साथ हुआ था। मिलो, डैनियल ने सवारिया नज़र से देखा, लेकिन मिलो ने भी कंधे उचका दिए। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ज़मीन फटने लगी। फर्श में बड़ी बड़ी दरारें आ गईं और ज़मीन के बड़े टुकड़े नीचे गिरने लगे। आखिरकार पूरा फर्श ढह गया और नीचे मधुमक्खी के छत्ते जैसी एक अजीबोगरीब संरचना दिखाई दी। इन 5 रईस योद्धाओं के पास उड़ने या हवा में रुकने का कोई साधन नहीं था। उनका संतुलन बिगड़ा और वे सीधे नीचे उस घोंसले में जा गिरे। गिरते समय अफरा तफरी में वे एक दूसरे से अलग हो गए। उसी दौरान ध्रुव पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था और जितने हो सके उतने कीड़ों को मार रहा था। उसकी योजना साफ थी, सारे कमज़ोर जानवरों को ख़त्म करो और फिर उस रैंक 4 के मुख्य कीड़े से अकेले में निपटो। उसका मानना था, बुद्धि तब तक बेकार है जब तक आपके पास उसका इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी ताकत न हो। वो जिस रैंक 4 के खुदाई करने वाले कीड़े का पीछा कर रहा था वो काफ़ी चालाक था और उसने अपनी चेतना को जगा लिया था। इसलिए वो चाहता था कि मुख्य लड़ाई से पहले उसकी सेना को ख़त्म कर दिया जाए ताकि वो उसे घेर न सके। लेकिन उस गुफा में रास्ता खोजना बहुत मुश्किल था। ज़्यादातर सुरंगें सीधी खड़ी थीं और वहाँ जाने के लिए उसे अपने पंखों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। इसके अलावा कीड़े लड़ाई से बचने के लिए ज़मीन खोदकर भाग रहे थे ताकि वो कहीं और इकट्ठा हो सके। ध्रुव ने सोचा, ये बहुत परेशान करने वाला है। जब से मैं इस मान में आया हूँ मुश्किल से 30 कीड़े मार पाया हूँ। जब भी मैं उन्हें मारने जाता हूँ वे भाग जाते हैं। लगता है वे मुझे किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी ज़मीन के नीचे एक कंपन हुआ। ध्रुव रुका, हवा में उछला और अपने पंखों की मदद से उड़ते हुए सावधानी से इलाके की जांच करने लगा। क्या ये आवाज़ ऊपर से आई? उसने ऊपर देखा। 2 लोग एक गलियारे से नीचे गिर रहे थे। इनमें से एक लड़की थी जिसके हाथ में भाला था। वो गिरने की रफ्तार कम करने के लिए दीवारों पर वार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही थी।
दूसरा एक लड़का था जिसके हाथ में तलवार थी, जिसे देखकर ध्रुव को लगा कि उसने इसे कहीं देखा है। वो लड़का घबराया हुआ था क्योंकि जमीन तेजी से पास आ रही थी। अचानक लड़की ने खुद को बचाने की कोशिश छोड़ दी और अपने भाले का इस्तेमाल करके खुद को उस लड़के की तरफ उछाला। उसने लड़के को हवा में ही पकड़ लिया और लैंडिंग के लिए तैयार हो गई। धड़ाम! दोनों योद्धा जमीन पर गिरे। तेज आवाज हुई और धूल का गुबार उठ गया। ध्रुव थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने नजरें हटाए बिना शांति से इंतजार किया। जब धूल छटी तो उसने देखा कि लड़की दर्द में बैठी थी, लेकिन उसने उस लड़के को अपनी बाहों में सुरक्षित पकड़ रखा था। रैंक 4 का शरीर बेहद मजबूत होता है, इंसानों से कहीं ज्यादा। फिर भी इतनी ऊंचाई से गिरना और किसी को बचाते हुए लैंड करना बहुत मुश्किल था। फोइबी को लगा जैसे उसके पैर टूट गए हैं। फिर भी उसने हार नहीं मानी और मैनुअल को बचा लिया। हटो, मुझे बैठने दो, फोइबी ने कहा। मैनुअल को जब होश आया कि वो जिंदा है तो उसने तुरंत कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई, प्लीज इसे रख लीजिए। उसने अपनी अंगूठी से एक औषधि निकाली और फोइबी को दी। फोइबी ने दवा ली और जमीन पर बैठकर अपने पैरों को ठीक करने लगी। चोट गहरी नहीं थी, लेकिन ठीक होने में कुछ दिन लगने वाले थे। ध्रुव उन्हें दूर से देख रहा था। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे लगा था इस खतरनाक इलाके में कोई नहीं आएगा। एक मिनट, क्या ये मैनुअल नहीं है? उसने आदत के मुताबिक अपने पंख छिपा लिए थे ताकि वे उसे दुश्मन समझकर हमला ना कर दें। उड़ने की क्षमता एक बड़ा राज थी जिसे वो अजनबियों से छिपा कर रखता था, लेकिन उसकी मौजूदगी ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकी। दोनों रईस योद्धाओं को महसूस हो गया कि कोई उन्हें घूर रहा है। फोइबी ने नजर ऊपर उठाई और हैरानी से उसे देखा। उसके सामने एक युवक खड़ा था, काले बाल, नीली भेदक आंखें, काले कपड़े और उसके चारों तरफ एक ठंडी डरावनी आभा। ये हमसे सावधान है, फोइबी ने मन में सोचा और बात शुरू की। मैं रैमगेट परिवार से फोइबी हूं, मैं यहां। लेकिन तभी मैनुअल जोर से चिल्लाया, जिससे उसकी बात बीच में ही कट गई। वैंस! वैंस ध्रुव का बदला हुआ नाम या उपनाम था। मैनुअल ने मुड़कर देखा और ध्रुव को पहचान लिया। पुरानी हार का सारा गुस्सा फूट पड़ा। बिना कुछ सोचे समझे वो सीधे ध्रुव पर झपटा। उसकी तलवार पर चिंगारियां निकलने लगीं। गुस्से में पागल होकर वो बस उस इंसान को जान से मार देना चाहता था जिसने उसकी साधना का सफर बर्बाद किया था। लेकिन ध्रुव अब वो पुराना वाला नहीं था जिससे मैनुअल अकादमी में लड़ा था। जैसे ही ध्रुव ने देखा कि मैनुअल हमला कर रहा है, उसने भी पलटवार किया। उसकी रफ्तार मैनुअल से कहीं ज्यादा थी। इससे पहले कि मैनुअल कुछ कर पाता, ध्रुव हवा में ही उसके पास पहुंच गया। मैनुअल को संभलने का मौका भी नहीं मिला। ध्रुव की तलवार ने मैनुअल की कमर पर वार किया और दूसरे हाथ से उसने मैनुअल का गला पकड़ लिया। धड़ाम! ध्रुव ने मैनुअल को बेरहमी से जमीन पर पटका और उसके सिर पर तलवार तान दी। उसे हिलने से रोकने के लिए उसने अपना पैर मैनुअल के गले पर दबा दिया। फिर उसने अपने खाली हाथ में एक और तलवार प्रकट की और उसे फोइबी की तरफ तान दिया। तुम लोग यहाँ क्यों हो? ध्रुव ने ठंडी आवाज में पूछा। मैनुअल के महंगे कपड़ों ने तलवार के वार को रोक लिया था और ध्रुव ने भी जानबूझकर उसे जान से नहीं मारा था। जब उसने मैनुअल को पहचाना और फोइबे ने अपना परिचय दिया तो उसे यकीन हो गया कि इनके साथ और भी लोग होंगे। ये दोनों बड़े खानदान नोबल्स के थे, इसलिए इनका रुतबा भी बड़ा था। उसने सोचा कि इन्हें मारने के बजाय पूछताछ करना बेहतर होगा। क्या तुम अकेडमी वाले वैंस हो? फोइबे ने हैरानी से पूछा। जवाब में ध्रुव ने मैनुअल के गले पर पैर का दबाव और बढ़ा दिया। फोइबे समझ गई कि वो मजाक के मूड में नहीं है। उसने जल्दी से सफाई दी। रुको, मैं रैमगेट परिवार की वारिस हो और ये गोशो परिवार का वारिस है। हम खुदाई करने वाले कीड़े इकट्ठा करने के मिशन पर लॉर्ड डैनियल के साथ आए थे, लेकिन काल कोठरी का फर्श टूटने से हम यहां गिर गए। ध्रुव का चेहरा शांत था, लेकिन दिमाग तेजी से चल रहा था। डैनियल? उसे कीड़ों की क्या जरूरत है? और वो इन रईसजादों को साथ क्यों लाया? क्या उसके पास अपने गार्ड्स नहीं थे? तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? उसने पूछा। फोइबे को अब थोड़ा गुस्सा आने लगा था। क्या तुम हमें धमकाना बंद करोगे? हम कुलीन हैं, तुम्हें हमें थोड़ी इज्जत देनी चाहिए। उसने जिंदगी में कभी ऐसा बुरा बर्ताव नहीं देखा था। उसे वैंस के बारे में कुछ अफवाहें पता थीं, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वो खुद को उससे बेहतर मानती थी। लेकिन ध्रुव को उनके रुतबे से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने बिना कुछ बोले सीधे मैनुअल के कंधे में वो तलवार घोंप दी जो उसके सर पर तनी थी। मैनुअल के जादुई कपड़े ध्रुव की ताकत को नहीं रोक पाए और तलवार मांस में धंस गई। मैनुअल की चीख उसके गले पर रखे पैर की वजह से दबी रह गई। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैनुअल ने बड़ी मुश्किल से कराते हुए कहा। ध्रुव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और फोइबे से नजरें हटाए बिना मैनुअल के दूसरे कंधे पर भी वार कर दिया। फोइबे ये क्रूरता देखकर डर गई और तुरंत बोली, हम 5 लोग थे,
हम गिरते वक्त अलग हो गए। तुम्हें कीड़ों की ज़रूरत क्यों है? ध्रुव ने अपना सवाल जारी रखा। मुझे नहीं पता, ये अकेडमी के रसायन विभाग, एल्केमी डिपार्टमेंट कमीशन था, फोइबे ने जवाब दिया। ध्रुव उलझन में था। क्या उन्हें कोई सामग्री चाहिए? वैसे ये कीड़े तो सिर्फ अपने खून के लिए काम आते हैं, उसने सोचा। अब इन दोनों का क्या करूं? उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि इनके साथ 2 और भी योद्धा कल्टीवेटर्स हैं। ध्रुव ने ऊपर की तरफ देखा और अपनी मानसिक शक्ति से पूरे इलाके की जांच करने की कोशिश की। फिर भी इस वातावरण में उसकी क्षमता सीमित थी, उसे कुछ खास पता नहीं चला। उसने लापरवाही से पूछा, बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती तो अब क्या करती? फोइबे थोड़ी हैरान हुई, फिर उसने झिझकते हुए ईमानदारी से जवाब दिया, मैनुअल को जाने दो और काल कोठरी से भागने में हमारी मदद करो। मैनुअल ने तुम पर पहले हमला किया था, लेकिन तुमने उसका इस्तेमाल मुझे धमकाने के लिए किया, तो हिसाब बराबर हो गया। गलत जवाब, ध्रुव ने कहा और जोर से मैनुअल की गर्दन पर लात मारी। फोइबे ने देखा कि मैनुअल के मुंह से खून निकल रहा था। उसने देखा कि मैनुअल की आंखों में जो गुस्सा था वो पहले हैरानी में बदला और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। उस रईसजादे की जान निकल चुकी थी। मैनुअल की मौत ठीक उसकी आंखों के सामने हुई थी। ये तुमने क्या किया? फोइबे चीख पड़ी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अकेडमी का एक छात्र किसी बड़े खानदान के वारिस को मार देगा। राज परिवार के बाद कुलीन यानी नोबल्स परिवार ही सबसे ताकतवर माने जाते थे। आखिर कौन उनसे दुश्मनी मोल लेना चाहेगा? लेकिन ध्रुव कोई आम इंसान नहीं था। जब मैनुअल ने उस पर हमला किया था, तभी ध्रुव ने तय कर लिया था कि वो इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। पहली बात, वो यहां अपनी ताकत परखने आया था और अभ्यास के लिए रैंक 4 शरीर वाले घायल योद्धा से बेहतर कौन हो सकता था। दूसरी बात, वे दोनों अपने ग्रुप से अलग हो चुके थे और यहां अकेले थे। जब ध्रुव ने देखा कि उन्हें बचाने कोई और नहीं आ रहा, तो उसने सोचा कि इस खतरे को यहीं खत्म करना ही ठीक रहेगा। तीसरी वजह यह थी कि उसका रैंक 4 का शरीर अब राज नहीं रहा था, हालांकि सामने खड़ी लड़की को अभी इस बात का एहसास नहीं हुआ था। और आखिरी बात, उसे खुदाई करने वाले कीड़ों को बुलाने के लिए चारा चाहिए था। अगर वो उस कमरे में अपनी बहुत सारी ऊर्जा खर्च करता तो कई जादुई जानवर उसकी तरफ खिंचे चले आते, जिससे ध्रुव खुद मुसीबत में फंस सकता था। मैंने उसे मार दिया, ध्रुव ने सपाट आवाज में जवाब दिया और मैनुअल के शरीर की तलाशी लेने लगा। उसने सारा कीमती सामान इकट्ठा कर लिया। क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? गोशो परिवार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। वे तुमसे ऐसा बदला लेंगे कि कोई तुम्हें न बचा पाएगा। ध्रुव ने एक स्पेस रिंग और मैनुअल का हथियार उठाया। फिर वो जमीन पर बैठी उस लड़की की तरफ मुड़ा। तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसी हालत में हो, है ना? ये कहकर ध्रुव ने न में सिर हिलाया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। ध्रुव की बात सुनकर फोइबे के दिमाग की बत्ती जली। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसे याद आया कि ये लड़का वैंस यानी ध्रुव मैनुअल से उम्र में छोटा था, फिर भी उसने सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत से उसे हरा दिया। ऐसा मुमकिन नहीं है। जब तक कि उसके दिमाग में कई विचार आए और आखिरकार वो एक ऐसे नतीजे पर पहुंची जिसने उसे सन्न कर दिया। तुम्हारा शरीर रैंक 4 का है, लेकिन कैसे? तुम तो बहुत छोटे हो। ध्रुव ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी तरफ बढ़ना नहीं छोड़ा। देखो, जब तुम्हें दौलत और ताकत विरासत में मिलती है तो तुम अक्सर भूल जाते हो कि तुम इतने खास नहीं हो। तुम भले ही शाही खानदान से हो, लेकिन इस जगह के नियम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। फिर ध्रुव पूरी रफ्तार से उसकी ओर दौड़ा। फोइबे हक्की बक्की रह गई। उसने जबरदस्ती खुद को खड़ा किया और हमले को रोकने के लिए अपना भाला उठाया। हालांकि चोट की वजह से वो ठीक से हिल नहीं पा रही थी और अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सकती थी। मैं जीत सकती हूँ। माना कि ये अपनी पीढ़ी का सबसे होनहार छात्र है, लेकिन मैंने उससे 3 साल ज्यादा मेहनत की है। ये मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही उनकी पहली टक्कर हुई, फोइबे की सारी गलतफहमी दूर हो गई। ध्रुव ने तुरंत असुरा का पहला रूप इस्तेमाल किया। हवा में 20 जादुई तलवारें बन गईं और उन्होंने हर दिशा से फोइबे पर हमला बोल दिया। वो फिर से हैरान रह गई। उसने हमलों को रोकने के लिए जल्दी से अपने भाले को घुमाया। भाला एक अजीब लय में कांपने लगा। जैसे ही ध्रुव के हमले उसके पास आते, उनकी गति धीमी हो जाती और ताकत कम हो जाती। ध्रुव के ज्यादातर हमले उस रक्षात्मक घेरे ने रोक लिए, लेकिन कुछ तलवारें उसके बचाव को भेदने में कामयाब रहीं। तलवारों ने उसके जादुई लबादे को चीर दिया। लबादे ने कई बार रोके, लेकिन फिर भी उस पर 2 गहरे निशान पड़ गए। ध्रुव को लगा जैसे वो किसी पत्थर की दीवार पर वार कर रहा है जिसे तोड़ना मुश्किल है। परेशानी वाली बात है, इसका बचाव बहुत मजबूत है और मेरे पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। जब ध्रुव ने देखा कि उसके हमले काम नहीं कर रहे, तो उसने अपने शरीर की असली क्षमता इस्तेमाल करने का फैसला किया।
उसके दिल के आसपास की झिल्ली सिकुड़ गई और उसमें जमा तरल ऊर्जा उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। फोइबे अपने सबसे बेहतरीन रक्षात्मक तकनीक का इस्तेमाल कर रही थी। वो ये देखकर दंग रह गई कि उसके सामने खड़ा लड़का अब भी उसके करीब आकर उसे छूने में कामयाब हो रहा था। मेरे पास अपनी पीढ़ी का सबसे बेहतरीन डिफेंस है, फिर भी ये इसे तोड़ रहा है। तभी उसने देखा कि ध्रुव की नसें काली पड़ गईं और एक अजीब लय में धड़कने लगी। इसके बाद उस पर हमलों की बरसात हो गई। उसे सोचने का मौका ही नहीं मिला कि ये अचानक क्या बदलाव आया है। उसका भाला फिर से घूमने लगा और वही कंपन पैदा करने लगा, लेकिन इस बार उसकी तकनीक हमलों को पूरी तरह रोक नहीं पा रही थी। लगातार हो रहे वारों की वजह से वो धीरे धीरे पीछे खिसकने लगी। वो पहले से घायल थी और पैरों में चोट होने के कारण अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पा रही थी। इसके अलावा ध्रुव ने अब उसकी तकनीक में कमियां ढूंढना बंद कर दिया था। वो बस अपनी ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करके उसके हथियार पर लगातार वार कर रहा था। फोइबे लगातार पीछे धकेली जा रही थी। उसके पैरों में दर्द था और हाथ सुन्न हो रहे थे। अगर वो सिर्फ बचाव करती रही तो ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। मैं क्या करूं? इस हालत में मैं हमला नहीं कर सकती और ये लड़का थकने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे बस किसी तरह समय बिताना चाहिए और लॉर्ड डैनियल के आने का इंतजार करना चाहिए। उसने मन बना लिया और अपनी सारी ऊर्जा बचाव में लगा दी। उसकी मार्शल आर्ट से पैदा होने वाली कंपन बढ़ने लगीं और आसपास के बड़े हिस्से पर असर डालने लगीं। उन कंपनों से ध्रुव की चाल पर भी असर पड़ रहा था, लेकिन वो पहले ही कुछ और सोच चुका था। उसके हमलों से अब काला धुआं निकलने लगा जो फोइबे के चारों तरफ जमा होने लगा। जादू? लेकिन ये तो चौथे दर्जे की मार्शल आर्ट इस्तेमाल कर रहा है। क्या ये घबरा गया है? फीबी की आंखों में उम्मीद की किरण जगी, लेकिन लड़ाई पर धुएं का असर देखते ही वो उम्मीद टूट गई। धुएं ने उसके भाले से निकलने वाली कंपन वाइब्रेशन को खत्म कर दिया। अब ध्रुव के हमले बिना रुके सीधे उसके भाले से टकराने लगे और उसकी रक्षा को भेदने लगे। ये क्या है? कोई पहली रैंक की तकनीक इतनी जल्दी मेरे बचाव को कैसे तोड़ सकती है? फीबी बुरी तरह डर गई। ध्रुव के हमले अब सीधे उसके भाले पर लग रहे थे और झटके से उसकी हड्डियां कांप रही थीं। वो दर्द सहते हुए पीछे हटती गई। काला धुआं उसके कपड़ों को भी गला रहा था और उसकी ताकत कम कर रहा था। ध्रुव ने एक पल के लिए भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो चाहे जितना पीछे हटे, ध्रुव हमेशा उसके सामने यमराज की तरह खड़ा था। तभी उसकी पीठ दीवार से टकरा गई। अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। उस पल ध्रुव का हमला और भी खूंखार हो गया। फीबी ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी कंपन वाली तकनीक के बिना वो कमजोर पड़ गई थी। उसके कपड़ों पर कई कट लग गए और शरीर पर घाव बनने लगे। आखिरकार ध्रुव उसका खून बहाने में कामयाब हो गया। काला धुआं उसके शरीर पर चिपक गया था और उसकी त्वचा को जला रहा था। क्या मैं यहीं मर जाऊंगी? उसे बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? वो घबराहट में गलतियां करने लगी। ध्रुव ने तुरंत फायदा उठाया। उसके 2 हमलों में चाकू फीबी के कमर में घुस गए। जीने के लिए उसका संघर्ष वहीं खत्म हो गया। क्यों? मैं इसकी हकदार नहीं थी। जैसे ही फीबी की ताकत खत्म हुई और उसके हाथ से हथियार छूटा, उसकी धीमी आवाज उस कमरे में गूंजी। उसकी बातें सुनकर ध्रुव की आंखें और काली हो गईं, लेकिन वो रुका नहीं। उसने उसे खत्म करने के लिए सीधा उसकी छाती में खंजर घोंप दिया। फीबी की मौत ध्रुव के आंखों के सामने हो गई। एक और रईस की मौत उसी की वजह से हुई थी। ध्रुव ने वक्त बर्बाद नहीं किया। उसने फीबी का सामान इकट्ठा किया और उसकी लाश को खींचकर वहीं ले गया जहां मैनुअल की लाश पड़ी थी। फिर उसने पूरे इलाके को काले धुएं से ढक दिया और उनके निशान मिटने का इंतजार करने लगा। अब ठीक है। कमरे की जांच करने के बाद ध्रुव ने सोचा। उसने कुछ औषधियां निकालीं और तुरंत पी लीं। ये लड़ाई काफी मुश्किल साबित हुई थी। कीड़ों की फौज आने से पहले ध्रुव अपनी पूरी ताकत वापस पाना चाहता था। वह बहुत ताकतवर थी। अगर मेरे पास मेरा जादू ना होता तो उसे हराना बहुत मुश्किल होता। जब ध्रुव आराम करने बैठा तो वह सोचने लगा। फोइबी के आखिरी शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। मरने वालों में से कितने लोग सच में मरने के हकदार होते हैं? ध्रुव को अपने दोनों जन्मों के अनुभव याद थे। मेरी पिछली दुनिया में गरीबों का तब तक खून चूसा जाता था जब तक वे भूख से मर न जाएं। हर जगह जंग होती थी और ताकतवर लोग सिर्फ अपने फायदे की सोचते थे। कमजोरों को हमेशा कुचल दिया जाता था। यहाँ भी वही हाल है। फर्क बस इतना है कि यहाँ एक अकेला इंसान इतना ताकतवर बन सकता है कि नियम कानून उसके आगे झुक जाएं। इसीलिए कुलीन लोग सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। आखिर अच्छाई और बुराई बस इंसानी सोच है। इनका कोई पक्का मतलब नहीं होता। ये वो नतीजा था जिस पर वे अपनी पिछली जिंदगी में ही पहुंच चुका था। उस पिछली दुनिया में इंसान नियमों से बंधा था। वे समाज का गुलाम था। लेकिन इस नई दुनिया में इंसान आसमान में उड़ सकते थे,
पहाड़ों को तोड़ सकते थे और अपनी सोच से सितारों को छू सकते थे। ध्रुव को आखिरकार कुछ ऐसा मिल गया था जो किसी भी नियम या नैतिकता से ऊपर था, कुछ ऐसा जिसने उसे फिर से जीने की वजह दी थी। फिर भी इंसान हर जगह एक जैसे ही होते हैं। उसकी साधना के सफ़र में उसकी हैसियत और उसे कंट्रोल करने वाले लोग हमेशा रुकावट बनते थे। रईसों की नज़र में वह बस एक पयादा था जिसका इस्तेमाल किया जाना था। मेरे शिष्य, मुझे बताओ, तुम ऐसे दुश्मन के खिलाफ क्या करोगे जो तुमसे ज़्यादा तेज़ और मजबूत हो और तुम उसे अपनी चालाकी से भी नहीं हरा सकते? उसे अपने गुरु शुक्रदेव के शब्द याद आए। ध्रुव उस सीख का मतलब बहुत पहले ही समझ चुका था। दुनिया नाइंसाफ है। अगर तुम्हारी हैसियत ऊंची नहीं है तो अपने सपने छोड़ देना ही जिंदा रहने का तरीका है। क्या यही जिंदगी है? समझौते वाली जिंदगी सिर्फ पछतावे से भरी होती है। मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है एक और बेचारी जिंदगी जीने से और उस वजह को छोड़ने से जो मुझे जिंदा रखती है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तभी कमरे में रेंगने की आवाज़ें आने लगीं। जादुई जानवर ठीक वैसे ही आ गए थे जैसा ध्रुव ने सोचा था। ध्रुव ने आह भरी और खड़ा हो गया। आराम का वक्त खत्म हो चुका था। गुरुजी के उस सवाल का एक और जवाब है। किल्विश हवेली में अपने स्वामी के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अगर मेरा दुश्मन मुझसे तेज है तो मैं जाल बिछाकर उसे रोकूंगा। अगर वह मुझसे ज्यादा ताकतवर है तो मैं तब तक बचूंगा जब तक वह थक ना जाए। अगर वह मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है तो मैं उसके हाथ पैर काट दूंगा ताकि वह कुछ कर ना पाए। और अगर उसमें ये तीनों खूबियां हैं। सुरंगों से लगभग 100 जादुई कीड़े बाहर निकले। इस बार सिर्फ रैंक 3 के नहीं बल्कि छोटे कीड़े भी थे। अगर उसमें ये तीनों खूबियां हैं तो मैं एक राक्षस बन जाऊंगा और उसे हराने के लिए हर हद पार कर जाऊंगा। भूमिगत कमरे में जमीन पर हर तरफ खून के छींटे फैले हुए थे। ध्रुव उन धब्बों के बीच शांति से बैठा था और अपनी सेहत सुधारने के लिए साधना कर रहा था। उसने अभी अभी खुदाई करने वाले कीड़ों के हमले को नाकाम किया था और अपनी ऊर्जा को वापस पाने के लिए कुछ औषधियों का इस्तेमाल किया था। इस बार पहले और दूसरे रैंक के कीड़े आए थे। लगता है मैं उनके लीडर के करीब पहुंच रहा हूं, उसने सोचा। पिछले हमले में जानवर कमजोर थे, जिसका मतलब था कि रैंक 3 के कीड़ों की तादाद अब काफी कम हो गई थी। हो सकता है ये भी कोई जाल हो। मुझे सच में नहीं पता कि वंशानुगत विरासत वाले जानवर से कितना सावधान रहने की जरूरत है। क्या वो किसी जानवर की तरह सोचता है या इंसान की तरह? ऐसी घटनाओं की जानकारी बहुत कम थी, इसलिए ध्रुव पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता था। मुझे इन लाशों को कहीं ठिकाने लगाना होगा। इनकी मुझे कोई खास ज़रूरत नहीं है। साथ ही मुझे उन 4 अंगूठियों की जांच करनी है, लेकिन शायद उससे पहले मुझे गुफा में और अंदर जाना चाहिए। इस कमरे में 2 बार लड़ाई हो चुकी थी और लड़ाई के निशान साफ दिख रहे थे। वो डैनियल के ग्रुप के बाकी योद्धाओं से डरता नहीं था। अगर वे मिल भी जाते तो या तो वो उन्हें मार देता या कोई झूठ बोल देता। फिर भी उसे यकीन था कि कीड़ों का झुंड एक और हमले की तैयारी कर रहा है। ये जानवर मेरी ताकत पर रखने की कोशिश कर रहा है। मुझे शायद 1-2 दिन किसी छोटी गुफा में छिपकर आराम करना चाहिए। अभी ऊर्जा के आशीर्वाद का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक है। उसे लगा था कि यहाँ की ऊर्जा उसका सबसे बड़ा हथियार होगी, लेकिन अब उसे दोबारा सोचना पड़ रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरे योद्धा भी यहाँ पहुँच जाएंगे। अगर उसने अपनी खास ताकत इस्तेमाल की तो उसकी लोकेशन सबको पता चल जाएगी। कीड़े तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उन 2 योद्धाओं के खिलाफ जीत सकता हूँ जो उस लड़की फोइबी जितने ताकतवर हों, खासकर अगर डैनियल उनमें से एक हो। फोइबी के साथ हुई लड़ाई ने उसे एहसास दिला दिया था कि उसका असली फायदा अभी भी उसका राक्षसी रूप ही है। उसकी तकनीकें अच्छी थीं, लेकिन सिर्फ मार्शल आर्ट्स के दम पर वो रईस और ताकतवर योद्धाओं को जल्दी नहीं हरा सकता था। मुझे अपनी मानसिक ऊर्जा और शरीर में मौजूद तरल ऊर्जा को रैंक 4 के राक्षस से लड़ने के लिए बचाकर रखना होगा। मैंने पहले ही काफ़ी ऊर्जा खर्च कर दी है। साधना करने से मानसिक ऊर्जा वापस आ जाती है, लेकिन शरीर की ऊर्जा उसके दांत्यन यानी नाभि के नीचे के ऊर्जा केंद्र पर निर्भर थी, जिसे भरने में इस काल कोठरी में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। अच्छी बात यह थी कि ध्रुव के पास औषधियों और गोलियों का बड़ा भंडार था। चलो उस गुफा को ढूंढते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। उसने अपने शरीर को मानसिक ऊर्जा से ढक लिया और मांद के गहरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। इसी बीच सुरंगों में से एक सुरंग में एक युवक बेतहाशा दौड़ रहा था। उसकी हालत बहुत खराब थी, कपड़े फटे हुए थे, पसीना बह रहा था और दौड़ते वक्त उसके घावों से खून टपककर जमीन पर गिर रहा था। करीब 40 रैंक 3 के कीड़े उसके पीछे पड़े हुए थे। वे उस योद्धा से भी तेज थे, क्योंकि आखिर ये काल कोठरी उनका इलाका था। धिक्कार है, काश लॉर्ड डैनियल या मिलो यहाँ होते। ये दरिंदे घात लगाकर हमला करने में इतने माहिर क्यों हैं? वो युवक ट्रॉय था, जो अपने ग्रुप से अलग हो गया था। वो किस्मत वाला था कि फर्श टूटते ही वो एक सुरंग में घुसने में कामयाब हो गया था, इसलिए उसे ज्यादा चोटें नहीं आई थी।
लेकिन उसके बाकी मजबूत साथी गुफा में गहराई में चले गए थे और वो ऊपरी हिस्से में अकेला रह गया था। पहले उसने बाहर भागने का सोचा था, लेकिन जादुई जानवरों ने उसे मौका ही नहीं दिया। उन्होंने उसे लगातार दौड़ाया, न आराम करने दिया, न ठीक होने का मौका दिया। आधे दिन की लगातार लड़ाई के बाद ट्रॉय पूरी तरह थक चुका था। उसका सुरक्षा कवच टूट चुका था और ऊर्जा लगभग खत्म थी। अचानक उसके सामने 10 कीड़े प्रकट हुए और रास्ता रोक दिया। गए काम से। उसने मन ही मन कोसा और जानवरों की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी बांह से आग से बनी एक लोमड़ी निकली और कीड़ों पर झपट पड़ी। कीड़े भयंकर आग में घिर गए और तुरंत जलकर राख हो गए। ट्रॉय आग के लपटों के बीच से कूदकर निकल गया, लेकिन उसकी हालत और बिगड़ गई थी। ये मेरा आखिरी वार था। मुझे छिपने की जगह चाहिए, वरना मैं मारा जाऊंगा। तभी उसके बगल की दीवार टूटी और दर्जनों रैंक 3 के कीड़े सीधे उसके ऊपर गिर पड़े। ट्रॉय को बचने का समय नहीं मिला। वो जादुई जीवों की बाढ़ में डूब गया। क्या यही अंत है? जैसे ही कीड़े उसे काटने लगे, उसने सोचा, लेकिन उसी पल हवा के तेज झोंके आए और कई कीड़ों के सिर धड़ से अलग हो गए। एक और योद्धा वहां प्रकट हुआ। वो सीधे जानवरों के झुंड के बीच कूद गया। उसने अपने दोनों हाथों में खंजर ले रखे थे और बिना किसी हिचकिचाहट के हर जानवर को मौत के घाट उतारने लगा। वो कीड़ों के बीच ऐसे घूम रहा था जैसे हवा हो। तीसरे दर्जे के वे जीव उसे छू भी नहीं पा रहे थे। मिलो! अपने साथी को मदद के लिए आता देख ट्रॉय खुशी से चिल्लाया और खुद को बचाने के लिए संघर्ष करने लगा। मिलो ने अपनी रफ्तार दिखाई और ट्रॉय के ऊपर चढ़े जानवरों को मार डाला। फिर मुड़कर बचे हुए जानवरों पर हवा के कई वार किए। कुछ ही मिनटों में उन 40 राक्षसों को मार गिराया गया और ट्रॉय को बचा लिया गया। मिलो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रॉय ने बड़ी मुश्किल से खड़े होकर झुककर अपने साथी को धन्यवाद दिया। मिलो मुस्कुराया और उसे एक दवा की गोली दी। इसे खा लो, घाव भर जाएंगे। तुम ठीक होने पर ध्यान दो, मैं तब तक इन कीड़ों के शव इकट्ठा कर लेता हूं। ट्रॉय ने गोली ली और जमीन पर बैठ गया। मिलो का शरीर रैंक 4 का था और वो उम्र में भी बड़ा था, इसलिए ट्रॉय उसकी बहुत इज्जत करता था। कुछ घंटे बीत गए। दोनों ने चुपचाप साधना करके अपनी ताकत वापस पाई। अब चलने का समय है, मुझे बाकी लोगों की चिंता है, मिलो ने कहा। ट्रॉय ने बताया कि वो कैसे फंसा था। ये जगह अजीब है, मुझे पता ही नहीं चला कि ये जानवर इतना सटीक जाल कैसे बिछा लेते हैं। वाकई अजीब है, मिलो ने कहा। मुझ पर सिर्फ एक बार हमला हुआ, उसके बाद शांति थी। लगता है वे तुम पर ही निशाना साध रहे थे, क्योंकि तुम हमारे ग्रुप में सबसे कमजोर हो। किस्मत अच्छी थी कि मैंने अपनी जासूसी तकनीक से तुम्हारी आग वाली तकनीक देख ली। ट्रॉय ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। मिलो ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने अच्छा किया, तुम अभी युवा हो। अगर मैनुअल तुम्हारी जगह होता तो वो इतनी देर टिक भी नहीं पाता। ट्रॉय ने सिर उठाया। अब क्या करें? मिलो ने गुफा के अंदरूनी हिस्से की ओर इशारा किया। लॉर्ड डैनियल पक्का बीच की तरफ गए होंगे। अगर हम जानवरों के निशानों का पीछा करें तो हम उन तक पहुंच जाएंगे। फीबी और मैनुअल का क्या हुआ? फीबी की चिंता मत करो, वो मजबूत है, लेकिन मैनुअल? मिलो की आवाज ठंडी हो गई। अगर वो यहां मर भी जाए तो दुनिया को बस उसकी कमजोरी का पता चलेगा। मिलो, मुझे पता है अकेडमी वाली बात से तुम उसे पसंद नहीं करते, लेकिन बिल्कुल सही। मिलो ने बात काटी। वो डैनियल की बराबरी करने का दावा करता था और फिर एक साधारण बैकग्राउंड वाले लड़के से हार गया। उसने हम कुलीनों का नाम डुबो दिया। मैं वहां था मिलो, ट्रॉय ने कहा। वो लड़का, ध्रुव, वैंस या नोआ, वो कोई आम इंसान नहीं है। वो बहुत बेरहम है। अगर प्रोफेसर्स ने बीच बचाव ना किया होता तो मैनुअल उसी दिन मर जाता। तुम कहना क्या चाहते हो? मिलो ने पूछा। मैंने उसे हर हफ्ते लड़ते देखा है। सच कहूं तो वो अब तक का सबसे बेहतरीन फाइटर है जिसे मैंने देखा है। ऐसा लगता है जैसे वो हाथ में तलवार लेकर ही पैदा हुआ हो। डैनियल से भी ज्यादा ताकतवर? मिलो की भौएं तन गई। नहीं, ट्रॉय ने जल्दी से कहा। वो लॉर्ड डैनियल की बराबरी नहीं कर सकता क्योंकि वो छोटा है, लेकिन मैनुअल ने अपनी पूरी कोशिश की थी। फिर भी ध्रुव बहुत शक्तिशाली था और मुझे लगता है वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर रहा था। अपनी ताकत छिपा रहा था? मिलो हैरान रह गया। हाँ, आपको शायद पता ना हो, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी को उसकी असली प्रतिभा का अंदाजा नहीं है। वो बस अपनी मार्शल आर्ट्स और एक कठपुतली का इस्तेमाल करता है। मुझे विश्वास नहीं होता कि एकेडमी के 3 सालों में उसने अपने तत्व के लिए एक भी तकनीक नहीं खरीदी होगी। मिलो गहरी सोच में डूब गया। क्या तुम्हें लगता है कि उसे अपने साथ जोड़ना फायदेमंद होगा? मिलो ने पूछा। ट्रॉय समझ गया कि मिलो क्या सोच रहा है। हाँ,
मुझे लगता है हमें उसे अपने साथ लेने की कोशिश करनी चाहिए, वो हमारे बहुत काम आएगा। मिलो ने सिर हिलाया। मैं इस बारे में लॉर्ड डैनियल से बात करूंगा, अभी हमें इन कीड़ों से निपटना है। तभी दीवार में कई छेद हुए और करीब 50 कीड़े बाहर निकल आए। लगता है हम सही रास्ते पर हैं, मिलो चिल्लाया। इसी बीच मांद के दूसरे हिस्से में डैनियल एक सुरंग में शांति से चल रहा था। उसके कंधे पर रोशनी देने वाला एक सफ़ेद गोला तैर रहा था। अचानक वो रुक गया। ये क्या है? वो एक बड़े इलाके में पहुंच गया था जहां जमीन पर गहरे लाल रंग के पानी के पोखर भरे हुए थे। यहां लड़ाई हुई थी और जीतने वाला गुफा में आगे बढ़ गया। भूमिगत कमरे की जांच करने के बाद डैनियल ने मन ही मन ये अंदाजा लगाया। उसने अपनी मानसिक शक्ति से फटाफट जांच की, लेकिन उसे वहां किसी के होने का कोई संकेत नहीं मिला। क्या ये काम किसी अकेले योद्धा का है या मेरे ग्रुप के किसी साथी ने यहां सफाई की और आगे बढ़ गया? पक्का तो कुछ नहीं कहा जा सकता था। जवाब पाने का एक ही तरीका था, इस ठिकाने की और छानबीन करना। मुझे पहले ये खून इकट्ठा कर लेना चाहिए। शुद्ध करने के बाद ये बहुत काम आएगा। डैनियल हर एक पोखर के पास गया और उसमें जमा खून को एक बड़े कटोरे में इकट्ठा किया। जब सारे गड्ढे खाली हो गए तो उसने एक तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने अपने हाथ उस गहरे लाल तरल पदार्थ के ऊपर फैलाए। उसके हाथों से एक खास चमक निकली जो खून को गर्म करके उसकी अशुद्धियों को जलाने लगी। कटोरे से धूसर रंग का धुआं निकला और खून का रंग बदलकर चमकदार लाल हो गया। अब ये इस्तेमाल के लायक है, डैनियल ने सोचा और कटोरे को अपनी स्पेस रिंग में रख लिया। ये तकनीक मुश्किल नहीं थी, लेकिन किसी चीज़ को पूरी तरह शुद्ध करने में समय लगता था। डैनियल को इसमें कुछ घंटे लग गए। फिर उसकी नज़रें नीचे जाती हुई अलग अलग सुरंगों पर पड़ीं। वहाँ बहुत सी सुरंगें थीं, कुछ बड़ी थीं, कुछ छोटी, लेकिन उन सब के छोर पर एक धुंधली सी चमक दिखाई दे रही थी। ये रोशनी पक्का ऑब्सीडियन क्रेडिट्स से आ रही होगी। मैं यहाँ से ये तो नहीं बता सकता कि वे कितने कीमती हैं, लेकिन भले ही एल्बास परिवार खुलकर ना कहे, ये खजाना उन्हीं का है। डैनियल के पास ना सिर्फ साधना का गहरा ज्ञान था, बल्कि उसे राजनीति और दुनियादारी की भी अच्छी समझ थी। उसका परिवार बहुत रईस और कुलीन था। डैनियल को बोलने सीखने के बाद से ही उसे बेहतरीन शिक्षा दी गई थी। जब पता चला कि उसमें एक दुर्लभ प्रतिभा है, तो परिवार ने पानी की तरह पैसा बहाकर उसके लिए निजी गुरु बुलाए। एक ऐसा वारिस पैदा होना जिसके पास दुर्लभ शक्ति हो, किसी भी परिवार के लिए खुशी की बात थी। ऐसे होनहार योद्धा को तैयार करने के लिए कोई भी कुलीन परिवार कर्ज में डूबने को भी तैयार हो जाता। आखिर कितने लोग साधना की दुनिया में कदम रख पाते हैं? सिर्फ सैनिकों और रईसों लोगों को ही साधना के तरीके सिखाए जाते थे। आम लोग तो बस योद्धा बनने का सपना ही देख सकते थे। यही वजह थी कि डैनियल उस धुंधली सी चमक को देखकर समझ गया कि वहाँ खजाना है, जबकि ध्रुव ऐसा नहीं कर पाया था। उनका जीवन बिल्कुल अलग था। डैनियल के पास दौलत थी और परिवार का साथ था, जिससे उसे दुनिया की हर चीज़ का ज्ञान मिला था। दूसरी तरफ ध्रुव गरीब था। उसकी अद्भुत प्रतिभा को लोग खतरा मानते थे। उसका स्वभाव भी ऐसा था कि वो दुनियादारी पर ध्यान नहीं देता था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उन चीज़ों पर रहता था जो उसे पसंद थी। लड़ाई और साधना के अलावा उसने सिर्फ जादुई जानवरों के बारे में पढ़ाई की थी। इसीलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं थी कि वो उस चमक का मतलब नहीं समझ पाया। बड़ी सुरंगें सही रहेंगी, वहाँ मुझे चलने में आसानी होगी और ख़तरा भी पहले दिख जाएगा। मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, ये खतरनाक इलाका है। डैनियल ने फैसला किया और सावधानी से सबसे बड़ी गुफा की ओर चल पड़ा। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि बगल की एक संकरी सुरंग में ध्रुव चुपचाप अपनी ताकत वापस पाने की कोशिश कर रहा था। सुरंग चुनने के मामले में ध्रुव का नज़रिया अलग था। बड़ा रास्ता यानी कीड़ों के लिए हमला करना आसान। कीड़ों के सरदार के पास वंशानुगत विरासत है। वो जानता है कि इंसान कैसे सोचते हैं। पक्का उसने बड़े रास्तों पर पहरा लगा रखा होगा। यही सोचकर ध्रुव ने उस संकरी और छोटी गुफा में छिपने का फैसला किया था, और इसी वजह से ध्रुव और डैनियल उस वक्त एक दूसरे से नहीं टकराए। समय बीतता गया। डैनियल, मिलो और ट्रॉय तीनों योद्धा मांद के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कीड़ों के हमलों के डर से वे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उस दौरान सिर्फ ध्रुव ही एक जगह टिका रहा। उसकी औषधियों ने असर दिखाया और वो धीरे धीरे अपनी पूरी ताकत में वापस आ गया। ध्रुव को पूरी तरह ठीक होने और अपना सफ़र शुरू करने में 1.5 दिन लग गया। ये दीवारें बड़ी मुसीबत है। मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरे आराम करने के दौरान डैनियल के ग्रुप पर और हमले हुए हैं या नहीं, ध्रुव ने उठते हुए सोचा। उसकी नज़र दूर दिख रही धुंधली रोशनी पर थी। मुझे ये भी नहीं पता
कि वे मुझसे आगे निकल गए हैं या अभी भी पीछे हैं। 3 योद्धा बचे हैं और उनमें से एक डैनियल है। हालात अच्छे नहीं लग रहे। ध्रुव की योजना थी कि वो धीरे धीरे सारे कमजोर कीड़ों को मार देगा और फिर रैंक 4 के लीडर से अकेले में 1-on-1 लड़ाई करेगा। लेकिन डैनियल के ग्रुप के आने से ये योजना बेकार हो गई थी। उनकी वजह से जानवर पूरे मांद में फैल जाएंगे और अगर ध्रुव पकड़ा गया तो मुसीबत हो सकती थी। सबसे अच्छा तो ये होगा कि मुझे रैंक 4 वाला जानवर मिल जाए, मैं उसे मार दूं और बिना पकड़े गए भाग जाऊं। सबसे बुरा ये होगा कि मैं उसे मार ना पाऊं, ये लोग मुझे ढूंढ लें और अपने साथियों की मौत का इल्ज़ाम मुझ पर लगा दें। ज़रूरत पड़ी तो हम साथ मिलकर लड़ सकते हैं, लेकिन मुझे फोइबी और मैनुअल की मौत का इल्ज़ाम उन जानवरों पर डालना होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद ध्रुव ने एक योजना बनाई। मुझे पहले उस लीडर को ढूंढना होगा। अकेले रैंक 4 के जादुई राक्षस को मारना हंसी खेल नहीं था। ध्रुव का दांतियन अभी गैसीय अवस्था में था। ये रैंक 4 के प्राणियों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता था और उसके पास इतनी ऊर्जा नहीं थी कि वो जानवर को थका सके। फिर भी ध्रुव के पास राक्षसी रूप वाली तकनीक थी जो उसकी शारीरिक ताकत बढ़ाती थी। इसके साथ उसका यिन शरीर उसे भरोसा दिला रहा था। और वैसे भी खुदाई करने वाले कीड़े आमतौर पर कमजोर माने जाते थे, लेकिन डैनियल के ग्रुप की वजह से रिस्क बढ़ गया था। ध्रुव अब अपनी औषधियों या ऊर्जा के आशीर्वाद का इस्तेमाल करके लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता था, क्योंकि इससे बाकी योद्धाओं का ध्यान उसकी तरफ खिंच जाता। इसीलिए उसने तय किया कि वो रैंक 4 के कीड़े तक पहुंचने वाला पहला शख्स होगा। मुझे लीडर की ताकत का सही अंदाजा लगाना होगा और वहां कुछ नकली सबूत छोड़ने होंगे। अच्छी बात यह है कि मेरे पास इसके लिए जरूरी सारा सामान है। अगर उसकी ताकत उस कीड़े को मारने के लिए काफी नहीं हुई तो वो बाकी 3 योद्धाओं के साथ मिलकर लड़ेगा। ध्रुव सिर्फ इसीलिए पीछे नहीं हटने वाला था क्योंकि हालात मुश्किल थे। ध्रुव दौड़ने लगा। उसकी पीठ के पीछे से उसका खून का साथी ब्लड कंपेनियन एको बाहर निकला ताकि पीछे के इलाके पर नजर रख सके। वो लगातार स्कैन करके ध्रुव को धुंधली तस्वीरें भेज रहा था। ध्रुव ने भी अपना पूरा ध्यान लगा दिया। वो किसी भी सरप्राइज हमले के लिए तैयार रहना चाहता था। वो बहुत तेज था। कुछ ही सेकंड में वो सुरंगों को पार कर लेता और नीचे जाने वाले रास्तों में कूद जाता। गुफा में मौजूद बाकी योद्धाओं के मुकाबले उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी। रोशनी अब साफ होती जा रही है। उसका लक्ष्य गुफा के तल से आने वाली वो चमक थी। रोशनी तेज होती गई और आखिरकार उसे समझ आ गया कि ये क्या है। ध्रुव एक संकरी सुरंग में था जब उसने एक चमकदार क्रिस्टल देखा। ये तो ऑब्सीडियन क्रेडिट है। बिल्कुल, ये चमक क्रेडिट्स के बड़े ढेर की वजह से ही है। ध्रुव समझ गया और उसने बिना देर किए दीवार से क्रिस्टल खोद लिया। ये सिक्कों जैसा गोल नहीं था, इसका आकार टेढ़ा मेढ़ा और नुकीला था, फिर भी ये एक क्रेडिट था। इससे करीब 200 क्रेडिट्स बन जाएंगे। हालांकि इसे सही आकार देने में थोड़ा हिस्सा बेकार जाएगा। ध्रुव आगे बढ़ता गया और रास्ते में मिलने वाला हर क्रिस्टल खोदता गया। वो जानता था कि ये खजाना शाही परिवार का है, लेकिन उसे रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। अगर वे सच में नहीं चाहते कि मैं इन्हें लूं, तो मुझे यकीन है कि बुजुर्ग लेखराज ने मुझे मना किया होता। शाही परिवार के साथ उसका रिश्ता बस मतलब का था। ध्रुव का मानना था कि जब किसी ने मना नहीं किया तो वो जितना चाहे उतना माल बटोर सकता है। जैसे जैसे वो गहराई में गया, सुरंगों की चट्टानी बनावट खत्म होने लगी और वे चमकदार क्रिस्टलों से बने रास्तों में बदल गईं। ये तो वाकई कमाल का नज़ारा है। ध्रुव दीवारों में हाथ डालकर क्रेडिट्स के बड़े बड़े टुकड़े उखाड़ते हुए सोच रहा था। उसके पास कमाई के ज़्यादा जरिए नहीं थे, इसलिए वो मौका नहीं छोड़ना चाहता था। सुरंग नीचे की तरफ गई और ध्रुव ने छलांग लगा दी। अपने पंखों की मदद से वो आसानी से एक बड़े चमकदार इलाके में उतर गया। क्या ये मांद का केंद्र है? ये कमरा लगभग पारदर्शी था क्योंकि ये पूरी तरह से कीमती क्रिस्टल से बना था। ध्रुव दीवारों के आर पार देख सकता था। अब नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है। लगता है मैं सबसे गहरे हिस्से में आ गया हूं। कर्र कर्र, ध्रुव के कानों में चबाने की आवाज आई। वो तुरंत मुड़ा। वहां उसने देखा कि एक विशालकाय खुदाई करने वाला कीड़ा मजे से कमरे के क्रिस्टल खा रहा है। ऑब्सीडियन क्रेडिट बहुत कठोर पत्थर होता है, लेकिन उस कीड़े के लिए ये मूली गाजर जैसा था। मिल गया तू। ये देखकर ध्रुव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आखिरकार कीड़े को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने खाना बंद किया और मुड़ा। जब उसे पता चला कि सामने एक इंसान है तो उसने धीमी सी चीख निकाली और अपने शरीर को सीधा किया। वो अपनी पूंछ की बल खड़ा हो गया। अब ध्रुव उसे साफ देख सकता था। 6 मीटर लंबा और 1.5 मीटर मोटा। इसकी त्वचा पूरी तरह लाल है, शायद सालों से ये लाल क्रिस्टल खाने की वजह से। और ये अजीब तरह से शांत है, जो इसकी बुद्धिमानी का सबूत है। ये पक्का रैंक 4 का नमूना है। कीड़ों का सरदार स्थिर खड़ा रहा और चुपचाप अपने सामने खड़े योद्धा को देखता रहा। क्या ये मुझे परख रहा है?
मुझे यकीन है ये हैरान है कि मैं इसके झुंड की नज़रों ने आए बिना यहाँ तक कैसे पहुँच गया। ध्रुव ने एक दिन से ज़्यादा समय तक अपनी मौजूदगी छिपाए रखी थी, जिससे कमज़ोर जानवर बाकी 3 योद्धाओं के पीछे पड़े रहे। फिर वो पूरी रफ्तार से नीचे भागा, जिससे झुंड को उसे देखने का मौका ही नहीं मिला। मुझे अब अपनी चाल चलनी चाहिए। ध्रुव ने अपना हाथ हिलाया और अपनी स्पेस रिंग से सैकड़ों चीज़ें बाहर निकाली। इस काल कोठरी में आने के बाद से उसने जितने भी कीड़े मारे थे, उनके शव उस पारदर्शी जमीन पर गिर पड़े। इसके साथ ही ध्रुव ने फोइबे का भाला और मैनुअल की तलवार निकाली। उसने उन्हें कमरे के 2 अलग-अलग कोनों में फेंक दिया। हथियार जमीन पर लुढ़क गए। रोशनी में उनकी टूटी फूटी हालत साफ दिख रही थी। बेशक ध्रुव ने भविष्य की जांच को गुमराह करने के लिए उन हथियारों पर कुछ नकली निशान बना दिए थे। उन निशानों को देखकर ये बताना मुश्किल था कि उन दोनों योद्धाओं की लड़ाई किसी इंसान से हुई थी या किसी जादुई जानवर से। ये सब देखकर वो लीडर कीड़ा गुस्से से पागल हो गया। उसने जोर से चीख मारी। उसकी आवाज़ पूरे कमरे और गलियारों में गूंज उठी। लड़ाई शुरू हो चुकी थी। जब ध्रुव ने उस रैंक 4 के प्राणी को अपनी तरफ कूदते हुए देखा तो उसने मन ही मन ये अंदाज़ा लगाया। जैसे ही उसने टक्कर के लिए खुद को तैयार किया, उसके हाथों में 2 तलवारें प्रकट हो गईं। लगता है इसके गुस्से के पीछे कोई खास वजह है, उसने सोचा। इसके बाद ध्रुव ने अपना दिमाग शांत कर लिया और पूरा ध्यान लड़ाई पर लगा दिया। खुदाई करने वाले ये कीड़े कोई खास जादुई हमला नहीं करते थे। वे लड़ने के लिए सिर्फ अपने भारी भरकम शरीर पर निर्भर रहते थे। उनका सबसे खतरनाक हथियार उनका मुंह था, जहां गोल गोल घूमते दांत लगे होते थे। इसीलिए वे शिकार पर सीधा झपट्टा मारते थे। ध्रुव के सामने वाला कीड़ा भी अलग नहीं था। वो ध्रुव के ऊपर गिरने से पहले 20 मीटर से ज़्यादा हवा में उछला। ध्रुव बिना किसी मार्शल आर्ट या तकनीक का इस्तेमाल किए अपनी जगह पर जमा रहा। वो उस जानवर की सीधी टक्कर झेलने को तैयार था। धड़ाम! लीडर की ताकत ज़बरदस्त थी। टक्कर लगते ही ध्रुव दूर जा गिरा और क्रिस्टल की बनी दीवार से टकराया। उसे अपनी बाहों में दर्द महसूस हुआ और पीठ पर भी हल्की चोट आई, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द की जगह खुशी और उत्साह था। मैं इसका मुकाबला कर सकता हूं। अब तक उसे अपने शरीर की असली ताकत पर थोड़ा शक था। भले ही उसने कई रैंक 3 के राक्षसों को हराया था, लेकिन उसे पूरा भरोसा नहीं था। लेकिन अब रैंक 4 के प्राणी का सीधा हमला झेलने के बाद भी उसे सिर्फ मामूली चोटें आई थीं। वो समझ गया था कि उसका शरीर कितना मजबूत है। वो अब हीरो रैंक के राक्षस से लड़ने के काबिल था। इस ख्याल ने उसे रोमांचित कर दिया। ध्रुव जमीन पर उतरा। उसकी पीठ की चोट ठीक होने लगी थी। वो पलटवार के लिए तैयार था। ध्रुव ने पूरी ताकत से असुरा का पहला रूप इस्तेमाल किया और कीड़े की तरफ दौड़ा। उस जानवर की नज़रों में ये छोटा सा इंसान अचानक और भी खतरनाक हो गया था। उसके चारों तरफ 20 से ज़्यादा जादुई तलवारें बन गईं और उन्होंने बिना रुके उस कीड़े पर हमला बोल दिया। तलवारों ने कीड़े के पूरे शरीर पर वार किए, लेकिन सिर्फ हल्की खरोंचें ही आईं। कीड़ा पीछे नहीं हटा। वो सब्र के साथ इंतजार करता रहा। उसकी नज़रें तलवारों के तूफान के बीच खड़े उस इंसान पर टिकी थीं। और फिर अचानक उसने हमला कर दिया। लानत है! ध्रुव ने मन ही मन कोसा। उसने जानवर को रोकने के लिए अपनी जादुई तलवारों को उसकी तरफ मोड़ा। कीड़े के मुंह के पास कई घाव हो गए, लेकिन वो रुका नहीं। वो सीधे ध्रुव की असली तलवारों से टकरा गया। धड़ाम! रैंक 4 के प्राणी की ताकत ने एक बार फिर ध्रुव को हवा में उछाल दिया। इसने घबराने के बजाय मेरी तकनीक की कमजोरी पकड़ने का इंतजार किया। वाकई समझदार है, ध्रुव ने विश्लेषण किया। असुरा का पहला रूप हमलों की संख्या बढ़ाने के लिए था, लेकिन अगर वे दुश्मन को गहरा घाव न दे सके तो बेकार थे। दुश्मन सीधे तलवारों के बीच से निकलकर हमला कर सकता था। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी जल्दी मेरी कमजोरी पकड़ लेगा। वंशानुगत विरासत वाला जानवर सच में डरावना होता है। वो कीड़ा अब ध्रुव के अगले कदम का इंतजार कर रहा था। वो मरे हुए कीड़ों के ढेर के बीच शांत खड़ा था और ध्रुव को घूर रहा था। इसमें बाकी जानवरों जैसी लापरवाही नहीं है। मुझे लगता है ये अपने बाकी साथियों के आने का इंतजार कर रहा है। उस वक्त जो इसने दहाड़ मारी थी, उसका यही मतलब होगा। ध्रुव थोड़ा झिझक रहा था। लीडर की ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसने अभी अपने सबसे खतरनाक हमले नहीं किए थे। अगर ध्रुव की ऊर्जा खत्म हो गई और बाकी कीड़े आ गए तो वो मुसीबत में फंस जाएगा। तुम तो बड़े चालाक कीड़े हो, ध्रुव ने सोचते हुए दोबारा हमला किया। इस बार लीडर ने तलवारों का इंतजार नहीं किया। उसने अपने ऊपरी हिस्से को स्प्रिंग की तरह अंदर सिकोड़ा और फिर अकल्पनीय रफ्तार से ध्रुव की ओर छूट पड़ा। क्या इसने किसी मेटल स्प्रिंग की नकल की है? ध्रुव को खतरे का आभास हुआ। उसने तुरंत अपने शरीर की पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया। उसकी नसें फूल गईं और काली पड़ गईं। उसकी शारीरिक ताकत पल भर के लिए बढ़ गई। लीडर इतना तेज था
कि ध्रुव अपनी तकनीक पूरी कर पाता, उससे पहले ही वो उसकी तलवारों से टकरा गया। ध्रुव के पास बचाव के लिए सिर्फ उसकी 4 अतिरिक्त जादुई भुजाएं थीं। धड़ाम! ध्रुव को लगा जैसे कोई पहाड़ उसकी बाहों पर गिर पड़ा हो। वो तीसरी बार दीवार से टकराया और क्रिस्टल की सतह में धंसता चला गया। उसकी हड्डियां चटक गईं और पीठ की त्वचा फट गई। इस बार लीडर उसे गंभीर चोट पहुंचाने में कामयाब रहा था। हालांकि उसकी नसों में दौड़ रही तरल ऊर्जा, लिक्विड ब्रेथ ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। उसकी टूटी हड्डियां जुड़ने लगीं और मांसपेशियां ठीक होने लगीं। इसने तो एक नई तकनीक ईजाद कर ली है। दर्द के बावजूद ध्रुव हैरान था। इस जानवर ने अपने शरीर के लचीलेपन का फायदा उठाकर ऐसा हमला किया जो इसकी सीमाओं से परे है। कीड़े का शरीर नरम होता था, जिसे दबाया और फैलाया जा सकता था, लेकिन विरासत वाले इस कीड़े ने खुद को सिकोड़कर स्प्रिंग की तरह हमला किया, जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। इतनी कमजोर प्रजाति का जानवर भी थोड़ी सी बुद्धि से ऐसा कमाल कर सकता है। जादुई दुनिया वाकई अलग है। ध्रुव ने फैसला किया कि अब बिना जादू के इससे लड़ना बेवकूफ़ी होगी। वो दीवार के गड्ढे से बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। तभी उसे ऊपर से एक आवाज़ सुनाई दी। वैंस, क्या ये तुम हो? थोड़ा पीछे चलते हैं। ट्रॉय और मिलो गुफा के क्रिस्टल वाले हिस्से के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन उनका सफर ध्रुव जितना शांत नहीं था। उन पर कई बार कीड़ों के झुंड ने हमला किया था। हालांकि हर बार रैंक 3 के कीड़े कम होते जा रहे थे। लगता है झुंड में अब ताकतवर जानवर नहीं बचे हैं। मिलो ने मरे हुए कीड़ों को इकट्ठा करते हुए मुस्कुरा कर कहा। इसका मतलब हम लीडर के करीब हैं, ट्रॉय ने कहा। ये काल कोठरी खतरनाक थी और सब जानते थे कि यहाँ रैंक 4 का राक्षस छिपा है। हाँ, हम करीब हैं। देखो, अब यहाँ पूरी तरह बने क्रेडिट्स दिख रहे हैं। मिलो की आवाज में थोड़ी झिझक थी। रैंक 4 के जानवर का खतरा मजाक नहीं था। मिलो का शरीर रैंक 4 का था, लेकिन उसकी ऊर्जा अभी कम थी। और ट्रॉय तो सिर्फ रैंक 3 का था। वो उस राक्षस के सामने टिक भी नहीं सकता था। क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? ट्रॉय ने सही सवाल पूछा। वे एक स्कूल मिशन के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाना चाहते थे। सवाल ये है कि क्या तुम मेरे पीछे चलोगे? उनके पीछे से एक आवाज आई। वे चौंक कर मुड़े। वहां सुनहरे बालों वाला एक युवक अपनी मनमोहक मुस्कान के साथ खड़ा था। उसे देखकर वे खुशी से झूम उठे। डैनियल, तुम सुरक्षित हो? मिलो ने खुशी से डैनियल को गले लगा लिया। ट्रॉय थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसने झुककर सम्मान दिया। लॉर्ड डैनियल, आपको ठीक देखकर खुशी हुई। डैनियल हंसा और मिलो से अलग होकर ट्रॉय को रोका। अरे, इतनी औपचारिकता क्यों? तुमने मेरे मिशन के लिए जान जोखिम में डाली है। मुझे लॉर्ड कहने की जरूरत नहीं है। मिलो ने हंसते हुए ट्रॉय के सिर पर थपकी दी। ट्रॉय, तुम्हें लगता है डैनियल बहुत बड़ा आदमी है, पर यह तो बिल्कुल साधारण है। इसे दोस्तों के साथ रहना पसंद है। जब हम अकेले हों तो इसे डैनियल ही बुलाया करो। तुम्हें पता है ना कि भविष्य में हमारा नेता मैं ही बनूंगा। डैनियल ने मजाक में कहा। इसीलिए तो अभी मजाक उड़ा रहा हूं, बाद में मौका नहीं मिलेगा। मिलो ने हंसते हुए कहा। इस मजाक मस्ती से ट्रॉय का तनाव थोड़ा कम हुआ। क्या फीबी और मैनुअल का कुछ पता चला? डैनियल के सवाल पर मिलो ने ना में सिर हिलाया। माहौल फिर गंभीर हो गया। मैं उन्हें ढूंढने के लिए और अंदर जाऊंगा। तुम लोग वापस चले जाओ और मदद बुलाओ, डैनियल ने कहा। मिलो ने अपने खंजर निकाल लिए। मैं तुम्हें रैंक 4 के राक्षस के पास अकेले नहीं जाने दूंगा। अगर फीबी को कुछ हुआ है तो हम बदला लेंगे। डैनियल ने ट्रॉय की तरफ देखा। ट्रॉय ने मजबूती से कहा, डैनियल, मैं बाकी छोटे कीड़ों को संभाल लूंगा। तुम लीडर से निपटना। तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी। डैनियल ने उनकी आंखों में पक्का इरादा देखा और मुस्कुराया। ठीक है, चलो अपने दोस्तों को बचाते हैं। वे तेजी से आगे बढ़े। सुरंगें पार करते हुए वे उस हिस्से में पहुंचे जो पूरी तरह क्रिस्टल से बना था। तभी एक तेज चीख गूंजी। वे रुक गए। वो क्या था? कोई उस लीडर से लड़ रहा है, जल्दी करो। डैनियल सबसे आगे भागा। नीचे से धमाकों की आवाजें आ रही थीं। फिर उन्होंने सबसे गहरा इलाका देखा। यह पारदर्शी क्रिस्टल से बना एक विशाल कमरा था। जमीन पर दर्जनों कीड़े मरे पड़े थे। कमरे के बीच में एक विशाल लाल कीड़ा शान से खड़ा था और सामने की दीवार को घूर रहा था। तीनों योद्धाओं ने देखा कि वो कीड़ा किसे घूर रहा है। दीवार के पीछे एक गुफा में एक योद्धा घुटने के बल बैठा था। पारदर्शी दीवार के आर पार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। लंबे काले बाल, तंग काले कपड़े जो कई जगह से फटे हुए थे। उसके हाथों में 2 सफ़ेद तलवारें थीं जो उसने कीड़े की तरफ तान रखी थीं। ट्रॉय ने उसे पहचान लिया। वेंस, क्या ये तुम हो? ध्रुव ने सिर घुमाया और ऊपर सुरंग में खड़े तीनों को देखा। आखिरकार ये आ ही गए। मैं तो जश्न मनाने वाला था, उसने सोचा। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक पल के लिए उन्हें देखा और फिर अपना ध्यान वापस उस रैंक 4 के कीड़े पर लगा दिया। वो नहीं चाहता था कि कीड़ा फिर से अचानक हमला कर दे। डैनियल, उधर देखो। कुछ मिनट बीत गए और ध्रुव शांति से अपने विकल्पों पर विचार करता रहा। भाड़ में जाए, जादुई जानवरों में खुदाई करने वाले कीड़े की लड़ने की क्षमता सबसे कम है और मेरे मंत्र बड़ी संख्या में दुश्मनों से लड़ने के लिए सही है। मेरे पास ढेर सारी औषधियां और ऊर्जा का आशीर्वाद है। मैं इस लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हूं।
अगर मैं इसे हरा नहीं भी पाता और झुंड मेरे भागने का रास्ता काटने की कोशिश करता है तो मैं राक्षसी तलवार का इस्तेमाल करके अपने लिए रास्ता बना सकता हूं। एक बार जब उसने फैसला कर लिया तो वो धीरे धीरे सबसे बांस वाली गुफा की ओर नीचे उतरने लगा। इससे सुरंगों में मौजूद कीड़े जाग गए और उसके सामने जमा होने लगे। देखते हैं कि तुम्हारी इच्छा शक्ति मेरी इच्छा शक्ति से ज्यादा मजबूत है या नहीं। इसी बीच काल कोठरी की ऊपरी परतों में डैनियल और उसका ग्रुप सावधानी से अपने आसपास के माहौल का जायजा ले रहा था। भूकंप के झटकों से निचली मंजिलों में से एक ढह गई थी, जिससे वे चौंक गए और पल भर के लिए उनका नीचे उतरना रुक गया। मिलो, तुम क्या सोचते हो? डैनियल ने चुप्पी तोड़ी। मिलो ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और सिर हिलाया। निचली परतों में कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन मैं इसके अलावा कुछ और अंदाजा नहीं लगा सकता। इलाके में मौजूद ऊर्जा एल्बास परिवार के जासूसों की जांच तकनीक में भी बाधा डाल रही है। हमें क्या करना चाहिए? डैनियल ने कुछ देर तक नीचे जमीन की ओर देखा, फिर अपने साथियों को सिर हिलाकर इशारा किया। या तो वो अकेला साधक लड़ रहा है या फिर जानवर गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। दोनों ही हालात में हमें खुदाई करने वाले कीड़ों को खोजने के लिए नीचे जाना चाहिए। बाकी चारों ने सिर हिलाया और उसके इशारे का इंतजार करने लगे। डैनियल के हाथों में एक बड़ा और बारीकी से बना नक्शा था। ये बेयर डंजन का पूरा खाका था। ऊपरी तौर पर देखने के बाद उसने एक गलियारे की ओर इशारा किया। ये रास्ता हमें निचली परतों तक तेजी से ले जाएगा, भले ही वहां ऊर्जा की मात्रा ज्यादा हो। हमारी ताकत के साथ कुछ 100 रैंक 3 के जादुई जानवरों से लड़ना कोई समस्या नहीं है, इसलिए हमें जल्दी से नीचे उतरना चाहिए। साधकों को कोई एतराज नहीं था और वे सीधे अपने लीडर के बताए रास्ते पर चल पड़े। मिलो सबसे आगे था। उसके पास माहौल की जांच करने की खास तकनीकें थीं, जिनका इस्तेमाल करने पर वो दूसरे रैंक के जादूगर की समझ को भी पीछे छोड़ सकता था। ग्रुप तेजी से आगे बढ़ा। उन्होंने आसानी से कुछ खाली कमरे पार किए और धीरे धीरे मांद के करीब पहुंचते गए। फिर उन्हें वही नज़ारा देखने को मिला जो ध्रुव को मिला था। वो एक ऐसा कमरा था जिसकी दीवालों में 100 से ज़्यादा छेद थे और उनसे लगातार रेंगने की डरावनी आवाज़ आ रही थी। वे आ रहे हैं, मिलो जोर से चिल्लाया और उन जादुई जानवरों के हमले के लिए तैयार हो गया। उसके ग्रुप के बाकी साथियों ने भी तुरंत फुर्ती दिखाई और एक गोलाकार घेरा बना लिया ताकि हर तरफ से नज़र रखी जा सके। कुछ मिनट बीत गए और ध्रुव शांति से अपने विकल्पों पर विचार करता रहा। भाड़ में जाए, जादुई जानवरों में खुदाई करने वाले कीड़े की लड़ने की क्षमता सबसे कम है और मेरे मंत्र बड़ी संख्या में दुश्मनों से लड़ने के लिए सही है। मेरे पास ढेर सारी औषधियां और ऊर्जा का आशीर्वाद है। मैं इस लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हूं। अगर मैं इसे हरा नहीं भी पाता और झुंड मेरे भागने का रास्ता काटने की कोशिश करता है तो मैं राक्षसी तलवार का इस्तेमाल करके अपने लिए रास्ता बना सकता हूं। एक बार जब उसने फैसला कर लिया तो वो धीरे धीरे सबसे बांस वाली गुफा की ओर नीचे उतरने लगा। इससे सुरंगों में मौजूद कीड़े जाग गए और उसके सामने जमा होने लगे। देखते हैं कि तुम्हारी इच्छा शक्ति मेरी इच्छा शक्ति से ज्यादा मजबूत है या नहीं। इसी बीच काल कोठरी की ऊपरी परतों में डैनियल और उसका ग्रुप सावधानी से अपने आसपास के माहौल का जायजा ले रहा था। भूकंप के झटकों से निचली मंजिलों में से एक ढह गई थी, जिससे वे चौंक गए और पल भर के लिए उनका नीचे उतरना रुक गया। मिलो, तुम क्या सोचते हो? डैनियल ने चुप्पी तोड़ी। मिलो ने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और सिर हिलाया। निचली परतों में कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन मैं इसके अलावा कुछ और अंदाजा नहीं लगा सकता। इलाके में मौजूद ऊर्जा एल्बास परिवार के जासूसों की जांच तकनीक में भी बाधा डाल रही है। हमें क्या करना चाहिए? डैनियल ने कुछ देर तक नीचे जमीन की ओर देखा, फिर अपने साथियों को सिर हिलाकर इशारा किया। या तो वो अकेला साधक लड़ रहा है या फिर जानवर गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। दोनों ही हालात में हमें खुदाई करने वाले कीड़ों को खोजने के लिए नीचे जाना चाहिए। बाकी चारों ने सिर हिलाया और उसके इशारे का इंतजार करने लगे। डैनियल के हाथों में एक बड़ा और बारीकी से बना नक्शा था। ये बेयर डंजन का पूरा खाका था। ऊपरी तौर पर देखने के बाद उसने एक गलियारे की ओर इशारा किया। ये रास्ता हमें निचली परतों तक तेजी से ले जाएगा, भले ही वहां ऊर्जा की मात्रा ज्यादा हो। हमारी ताकत के साथ कुछ 100 रैंक 3 के जादुई जानवरों से लड़ना कोई समस्या नहीं है, इसलिए हमें जल्दी से नीचे उतरना चाहिए। साधकों को कोई एतराज नहीं था और वे सीधे अपने लीडर के बताए रास्ते पर चल पड़े। मिलो सबसे आगे था। उसके पास माहौल की जांच करने की खास तकनीकें थीं, जिनका इस्तेमाल करने पर वो दूसरे रैंक के जादूगर की समझ को भी पीछे छोड़ सकता था। ग्रुप तेजी से आगे बढ़ा। उन्होंने आसानी से कुछ खाली कमरे पार किए और धीरे धीरे मांद के करीब पहुंचते गए। फिर उन्हें वही नज़ारा देखने को मिला जो ध्रुव को मिला था। वो एक ऐसा कमरा था जिसकी दीवालों में 100 से ज़्यादा छेद थे और उनसे लगातार रेंगने की डरावनी आवाज़ आ रही थी। वे आ रहे हैं, मिलो जोर से चिल्लाया और उन जादुई जानवरों के हमले के लिए तैयार हो गया।
उसके ग्रुप के बाकी साथियों ने भी तुरंत फुर्ती दिखाई और एक गोलाकार घेरा बना लिया ताकि हर तरफ से नजर रखी जा सके। मिलो का ध्यान किसी और चीज पर गया। उसने मरे हुए जानवरों के बीच पड़े एक भाले और एक तलवार की तरफ इशारा किया। डैनियल ने उन हथियारों को पहचान लिया। ये फोइबी और मैनुअल के थे। वो झटके से ध्रुव की तरफ मुड़ा। यहाँ क्या हुआ? डैनियल की आवाज में नाराजगी और शक था। ध्रुव ने बस अपने कंधे उचकाए और बहुत ही सामान्य तरीके से झूठ बोल दिया। पता नहीं, मैं आया तब ये सब ऐसा ही था। भूमिगत कमरे में कुछ पलों के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। रैंक 4 का वो विशाल कीड़ा कमरे के बीचों बीच खड़ा था और अपने सामने मौजूद 4 इंसानों को बहुत ध्यान से देख रहा था। ध्रुव, नोआ की नजरें उस जानवर पर जमी थीं। वो अपनी पिछली चोटों से उभरने की कोशिश कर रहा था और इसके लिए अपने शरीर में मौजूद तरल ऊर्जा लिक्विड ब्रेथ का इस्तेमाल कर रहा था। डैनियल, मिलो और ट्रॉय कभी उस कीड़े को देखते तो कभी जमीन पर पड़े अपने साथियों के हथियारों को। उनके चेहरे से साफ था कि वे समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या किया जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डैनियल ने सन्नाटा तोड़ते हुए ध्रुव से पूछा। मैं शिकारी हूँ, शिकार करता हूँ। तुम लोग क्या करते हो? ध्रुव ने पलटकर सवाल किया। अकेडमी से मुझे एक मिशन मिला है। वैसे ये हमला क्यों नहीं कर रहा? ध्रुव ने अपनी बात आगे बढ़ाई। शायद ये अपनी संख्या कम देखकर लड़ने के बजाय बाकी झुंड के इकट्ठा होने का इंतजार कर रहा है। ये जानवर काफी चालाक है। ध्रुव को अधूरी जानकारी देने में कोई बुराई नहीं लगी। वे इसके बारे में जितना कम सोचेंगे उतना ही वे इसे बस एक बुद्धिमान जानवर मानेंगे, ना कि विरासत, इनहेरिटेड लेगेसी वाला कोई खास राक्षस। हालांकि ध्रुव कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। जानवरों में ऐसी खास विरासत का होना बहुत दुर्लभ बात थी। ज्यादातर योद्धाओं को तो ये भी नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज होती भी है। इसके अलावा डैनियल और उसके साथी अपने मरे हुए दोस्तों के गम में इतने डूबे हुए थे कि वे जानवर की होशियारी पर ध्यान नहीं दे पाए। तभी दीवारों के पीछे से रेंगने की तेज आवाजें आने लगी। चारों ने आवाज की दिशा में सिर घुमाया। पारदर्शी दीवारों के पीछे से साफ दिख रहा था कि सैकड़ों खुदाई करने वाले कीड़े हर दिशा से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। क्या ये भागेंगे या लड़ेंगे? ध्रुव उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था ताकि वो अपनी अगली चाल चल सके। उसे जादुई जानवरों के झुंड से डर नहीं था क्योंकि वे कमजोर थे, लेकिन वो रैंक 4 का कीड़ा एक बड़ी मुसीबत था। ध्रुव को भरोसा नहीं था कि वो उन छोटे कीड़ों की दखल अंदाजी के बीच उस बड़े राक्षस को अकेले मार पाएगा। मुझे इसे मारने के लिए इनकी मदद चाहिए। मुझे बस सही मौके का इंतजार करना होगा ताकि मैं इसका शिकार कर सकूं और माल अपने नाम कर सकूं। वैंस, तुम लड़ सकते हो? डैनियल ने फिर से ध्रुव से पूछा। हाँ, लेकिन मुझे ठीक होने के लिए थोड़ा समय चाहिए, ध्रुव ने ठंडी आंखों से जवाब दिया। सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि डैनियल के ग्रुप को अभी तक एहसास नहीं हुआ था कि ध्रुव उस रैंक 4 के राक्षस से अकेले भिड़ चुका था और जिंदा बच गया था। शायद मुझे अपनी असली ताकत दिखाने के लिए मजबूर होना पड़े। मुझे डैनियल की असली ताकत का अंदाजा नहीं है, लेकिन वो मेरे आसपास ही होनी चाहिए। ट्रॉय तो बिल्कुल भी रैंक 4 के लायक नहीं है। मुझे लगता है कि इस बड़े कीड़े को संभालने का जिम्मा डैनियल और मिलो पर ही होगा। डैनियल ने अपने साथियों को इशारा किया और उस तरफ कूद गया जहां वो लीडर कीड़ा खड़ा था। मिलो और ट्रॉय उसके पीछे गए। मिलो और मैं लीडर से लड़ेंगे। ट्रॉय, जब तक वैंस तैयार नहीं होता तुम उस झुंड को संभालो। हमारी ताकत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कीड़े कमजोर है। अगर हम मिलकर लड़ें तो शायद अपने दोस्तों का बदला ले सकें। डैनियल ने आदेश दिया और अपनी तलवार तान ली। मिलो उसके बगल में खड़ा हो गया। ट्रॉय ने घबराते हुए खुद को छोटे कीड़ों की झुंड की तरफ मोड़ा। उसे किसी भी हाल में उन छोटे जानवरों को अपने सीनियर साथियों की लड़ाई में दखल देने से रोकना था। लीडर कीड़ा अपनी जगह पर जमा रहा। उसका झुंड आ रहा था और ध्रुव ने जो घाव दिए थे वे भर चुके थे। वह अब पूरी ताकत के साथ तैयार था। सारे दुश्मन एक जगह इकट्ठा हो गए थे। ये उसके लिए एक ही बार में सबको खत्म करने का सही मौका था। फिर युद्ध शुरू हुआ। मिलो ने अपने चाकुओं से हवा में तेज वार किए। हवा के धारदार झोंके सीधे कीड़े के सिर पर जा लगे। ये कामाइताची के चौथे लेवल के नाखून हैं। ध्रुव ने दूर से ही उस मार्शल आर्ट को पहचान लिया। वह ध्यान से लड़ाई देख रहा था ताकि समझ सके कि जीतने का कोई मौका है या नहीं। डैनियल ने अपनी तलवार हवा में घुमाई जिससे सफेद रोशनी की लकीरें बनी। फिर उसने एक झटके के साथ उन लकीरों को कीड़े की तरफ दाग दिया। हवा के झोंकों और सफेद रोशनी ने कीड़े के शरीर पर वार किया जिससे कई घाव हो गए, लेकिन ये नुकसान उतना ही था जितना ध्रुव ने अपनी तलवारों से पहुंचाया था, यानी बहुत कम। अगर हमें सचमुच इसे मारना है तो मुझे अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, डैनियल ने कहा। मिलो समझ गया। वह आगे बढ़ा और भी तेज वार करने लगा ताकि कीड़े का ध्यान भटका सके। लेकिन रैंक 4 के कीड़े का सब्र अब टूट चुका था। अपने दुश्मनों की ताकत परखने के बाद उसने अपने शरीर को किसी मेटल स्प्रिंग की तरह सिकोड़ा और अकल्पनीय रफ्तार से उनकी तरफ छूट पड़ा। मिलो की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके हमले बेकार हो गए थे और मौत सीधा उसकी तरफ आ रही थी। लेकिन जैसे ही वे टकराने वाले थे, उनके बीच सफेद रोशनी की एक गेंद प्रकट हुई। धड़ाम! गेंद फट गई।
धमाके से निकली लहर ने कीड़े को कुछ मीटर पीछे धकेल दिया और उसके शरीर पर कई गहरे घाव कर दिए। मिलो को खरोच तक नहीं आई। डैनियल ने मुस्कुराते हुए अपनी मानसिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए एक गोली यानी पिल खाई। ध्रुव दीवार की आड़ से ये सब देख रहा था। ये मेरे राक्षसी रूप जितना खतरनाक तो नहीं है, लेकिन ये दुश्मनों और दोस्तों में फर्क कर सकता है, और इसमें उतनी मानसिक ऊर्जा भी खर्च नहीं होती। डैनियल रैंक 2 का तांत्रिक बन गया है। वो वाकई अपनी पीढ़ी का लीडर है, लेकिन अभी भी ये लोग उस कीड़े को मारने के लिए काफी नहीं है। रैंक 4 का कीड़ा झटके से उभरा और फिर से उन दोनों पर झपटा। इस बार उसका निशाना डैनियल था। डैनियल ने बिना झिझके एक और सफेद गेंद दागी। धमाके ने फिर से कीड़े को रोक दिया। मैं गोलियों से अपनी ऊर्जा भरता रहूंगा। जब ये धमाकों से संभल रहा हो तब इस पर हमला करो, डैनियल ने चिल्लाकर कहा। मीलो ने तुरंत हवा के वार किए और डैनियल ने सफेद रोशनी की लकीरें छोड़ी। लगातार हमलों से कीड़े को चोटें आ रही थीं, लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। वो बार बार हमला करता और बार बार डैनियल की रोशनी की गेंद उसे पीछे धकेलती। लेकिन 6-7 बार ऐसा करने के बाद इस योजना की कमी सामने आने लगी। लीडर का शरीर चोटों से भरा था, लेकिन वे घाव जानलेवा नहीं थे। मार्शल आर्ट्स का उस पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। सिर्फ डैनियल का जादू ही थोड़ा असरदार था, लेकिन वो भी उस विशाल शरीर के लिए मामूली खरोच जैसा था। उन्हें अपनी रणनीति बदलनी थी। डैनियल के माथे पर पसीना आ गया था। 8वें धमाके के बाद उसने एक अलग तकनीक इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने आंखें बंद कर लीं। एक तेज रोशनी ने उसके शरीर को घेर लिया। रोशनी इतनी घनी हो गई कि डैनियल का चेहरा छिप गया और कमरे में मौजूद बाकी लोग कुछ पल के लिए अंधे हो गए। जब रोशनी उसके शरीर से अलग हुई तो उसने एक चमकदार इंसान जैसी आकृति का रूप ले लिया, जो डैनियल के सामने खड़ी हो गई। मैं इसका इस्तेमाल पूरे दिन सूरज की किरणें इकट्ठा करने के बाद ही कर सकता हूं। अगर ये काम नहीं किया तो हमें भागना पड़ेगा, डैनियल ने भारी आवाज में कहा। मुझे क्या करना चाहिए? मीलो ने पूछा। अपने हथियारों को इस रोशनी में डालो, इससे तुम्हारे चाकुओं में ताकत आएगी, लेकिन इसका असर देखने के लिए तुम्हें उसके करीब जाकर लड़ना होगा। बाकी मैं संभाल लूंगा। मीलो ने सिर हिलाया। उसने अपने चाकू उस चमकदार साए में डुबोए और ठीक हो रहे कीड़े की तरफ दौड़ पड़ा। कीड़ा समझ गया था कि कुछ बदला है, इसलिए वो अपने घाव भरने पर ध्यान दे रहा था। उसे इन दोनों से खुद निपटने की जरूरत नहीं थी। उसका काम बस इन्हें फकाना था, क्योंकि उसकी सेना आ चुकी थी। सैकड़ों खुदाई करने वाले कीड़े सुरंगों से बाहर निकले और जो भी इंसान दिखा उस पर टूट पड़े। कमरे में कीड़ों की बारिश होने लगी। ट्रॉय जानता था कि अब उसकी बारी है। उसने अपने हाथों से आग की 2 लोमड़ियां बनाईं। वे लोमड़ियां कमरे की छत पर दौड़ीं और सुरंगों के मुहाने पर जाकर तबाही मचाने लगीं। एक ही पल में दर्जनों कीड़े जलकर राख हो गए। रैंक 1 के तांत्रिक का जादू इन कमजोर जीवों के लिए यमराज समान था, लेकिन कीड़े आते ही जा रहे थे। आग की लोमड़ियां धीरे धीरे खत्म होने लगीं। ट्रॉय ने एक और औषधि पी और 2 नई लोमड़ियां बनाईं। ये जादू बहुत ताकतवर है। लोमड़ियों को कहीं भी भेजा जा सकता है और वे रास्ते में आने वाली हर चीज को जला देती हैं। ध्रुव ने मन ही मन तारीफ की। ट्रॉय का ये जादू उसके परिवार ने अकेडमी से बहुत महंगी कीमत पर खरीदा था। मुसीबत बस ये थी कि ट्रॉय अभी कमजोर था, इसलिए वो इसे ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उधर अपने साथी को झुंड संभालते देख डैनियल और मीलो ने लीडर पर हमला तेज कर दिया। मीलो, जिसके चाकू अब सफेद रोशनी से चमक रहे थे, कीड़े पर झपटा। कीड़े ने खुद को सिकोड़ा और डैनियल पर छलांग लगा दी। उसने मीलो को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ये उसकी बड़ी गलती थी। मीलो की रफ्तार बहुत तेज थी। उसके हथियार लगभग गायब हो गए थे। रोशनी से भरे चाकुओं ने कीड़े की सख्त त्वचा को मक्खन की तरह काट दिया। वे मांस को चीरते हुए हड्डियों तक पहुंच गए। चाकुओं की रोशनी कीड़े के शरीर के अंदर फैल गई और अंदर से उसे जलाने लगी। कीड़ा दर्द से चीख पड़ा, लेकिन वो अपनी रफ्तार रोक नहीं पाया। वो सीधा डैनियल द्वारा बनाई गई उस चमकदार आकृति से टकरा गया। डैनियल का जादू काम कर गया। उस चमकदार साए ने कीड़े के हमले को रोक लिया और उसके संपर्क में आते ही कीड़े का मांस जलने लगा। कीड़ा एक बार फिर दर्द से बिलबिला उठा। मौका देखकर डैनियल ने अपनी तलवार से वार किया। उसका हथियार उस रोशनी के साए को पार करते हुए कीड़े पर लगा और एक गहरा घाव दे गया। रैंक 4 के प्राणी को पीछे हटना पड़ा। डैनियल के नए जादू ने उसे बुरी तरह चौंका दिया था, लेकिन उसी पल डैनियल ने देखा कि उस चमकदार साए की रोशनी अब काफी धीमी पड़ गई थी। ये हमला करने और बचाव करने दोनों में माहिर था, लेकिन इसकी एक कमी थी। इसका जितना इस्तेमाल होता, इसकी रोशनी उतनी ही तेजी से खत्म होती जाती थी। इस तकनीक ने रैंक 4 के राक्षस के हमले को रोका और मीलो के 2 हमलों को ताकत दी, लेकिन इसमें पहले ही काफी रोशनी खर्च हो चुकी थी। इतना काफी नहीं होगा, ध्रुव ने सोचा। कमरे में मौजूद बाकी लोगों के मुकाबले ध्रुव उस रैंक 4 के जानवर की सहनशीलता को बेहतर समझता था।
अगर ये हाथ पैर वाला कोई जानवर होता तो ये चोटें उसकी चाल धीमी कर देती, लेकिन ये एक कीड़ा है। कुछ गहरे घाव इसे मारने के लिए काफ़ी नहीं है। कीड़ों का सरदार थोड़ा हिचकिचा रहा था। वो इन रईस योद्धाओं की कमजोरी ढूंढ रहा था। उसकी योजना थी कि धीरे धीरे इन योद्धाओं यानी कल्टिवेटर्स को थका दिया जाए ताकि वे कोई गलती कर बैठें। लेकिन तभी कमरे में एक चीख गूंज उठी। वे बहुत ज्यादा हैं, मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा। ट्रॉय हाँफते हुए चिल्लाया। वो अपनी तलवार घुमाकर चारों तरफ से आ रहे जानवरों को मारने की कोशिश कर रहा था। उसकी आग से बनी सातों लोमड़ियां थक चुकी थीं और औषधियां उसकी मानसिक ऊर्जा की भरपाई नहीं कर पा रही थीं। वो बस अपनी मार्शल आर्ट्स के सहारे उस झुंड को धीमा कर पा रहा था। उसके आसपास के जानवर बहुत ताकतवर नहीं थे, ज्यादातर रैंक 1 या रैंक 2 के थे, लेकिन उनकी तादाद 1000 से भी ज्यादा थी। अपनी भारी संख्या के दम पर वे धीरे धीरे ट्रॉय को हरा रहे थे। यही वो स्थिति थी जिससे ध्रुव बचना चाहता था। इसीलिए डैनियल के ग्रुप के आने से पहले वो चुपचाप कमजोर जानवरों का शिकार कर रहा था। अगर हजारों मच्छर मिल जाएं तो वे एक भालू को भी मार सकते हैं, तो फिर ये कीड़े एक इंसान को क्यों नहीं मार सकते? ध्रुव ने शक भरी नजरों से डैनियल को देखा। क्या ये सच बोल रहा है? रैंक 2 का कोई मंत्र हीरो रैंक के जानवर को मार सकता है? उसे यकीन नहीं हो रहा था। ये मुमकिन हो सकता है। तैयारी के लिए 1 मिनट बहुत लंबा समय होता है, लेकिन लीडर को रोकना भी आसान नहीं है। मैं सिर्फ अपनी मार्शल आर्ट से ऐसा नहीं कर सकता। उधर लीडर उस प्रकाश के अवरोध को तोड़ रहा था और ट्रॉय की हालत खराब होती जा रही थी। समय बहुत तेजी से बीत रहा था। मुझे उस जानवर की विरासत, लेगेसी कितनी बुरी तरह चाहिए। ध्रुव को फैसला करना था, या तो अपनी मानसिक ताकत बढ़ाए और अपनी असली शक्ति दिखाए, या फिर भाग जाए। शायद ये सबसे अच्छा मौका है। वैसे भी मैं अब छिपते छिपते थक गया हूं। मुझे रैंक 4 के लीडर की लाश चाहिए। ध्रुव ने गुफा से कूदते हुए और क्रिस्टल की जमीन पर उतरते हुए कहा। इसका क्या मतलब है? हो क्या रहा है? मिलो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कमजोर कीड़ों को मार रहा था जो उसकी तरफ आ गए थे। सौदा मंजूर है। डैनियल ने मिलो को जवाब देने की जरूरत नहीं समझी और ध्रुव की शर्त मान ली। ध्रुव ने सिर हिलाया और ट्रॉय की तरफ छलांग लगाई। उसने असुरा के पहले रूप की पूरी ताकत इस्तेमाल की। उसकी काफी तरल ऊर्जा खर्च हो चुकी थी, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह ठीक हो चुका था। 20 जादुई तलवारें युद्ध के मैदान में घूमने लगीं। वो हवा में नाचती रहीं और कीड़ों के सिर काटती रहीं। कुछ ही सेकंड में ट्रॉय के चारों तरफ का घेरा टूट गया। ध्रुव ने बहुत आसानी से उसके आसपास का इलाका साफ कर दिया था। तुम पीछे जाओ और डैनियल की रक्षा करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ट्रॉय और मिलो सन्न रह गए। ध्रुव ने इतनी तेजी से सारे जानवरों को मार दिया था। ट्रॉय को लगा जैसे उसे ध्रुव का हुक्म मानना ही पड़ेगा। डैनियल ने सिर हिलाया और ट्रॉय के पीछे पीछे कमरे के पिछले हिस्से में चला गया। अब मैदान में सिर्फ ध्रुव और मिलो बचे थे। तुम भी वहां चले जाओ, ध्रुव ने मिलो से कहा। क्या? डैनियल, ट्रॉय और मिलो एक साथ पूछे। मैं दूसरों के साथ नहीं लड़ सकता। अगर तुम वाकई रुकना चाहते हो तो अपने रिस्क पर रुको, ध्रुव ने साफ कह दिया। उसने अपने ऊपर के कपड़े उतार दिए। वो पूरी तरह तैयार था। उसका ब्लड कंपेनियन और परछाई उसके शरीर से बाहर निकले और उस रैंक 4 के कीड़े को घूरने लगे जो अभी भी प्रकाश के अवरोध को तोड़ने में लगा था। फिर ध्रुव की नसें फूल गईं और काली पड़ गईं। उसकी सफ़ेद त्वचा पर काली नसें साफ दिखने लगीं। आखिर में उसके शरीर से काला धुआं निकला और धीरे धीरे उसने ध्रुव के पूरे शरीर को ढक लिया। ये धुआं उसके दोनों साथियों एको और शैडो तक फैल गया। ध्रुव से निकलने वाले खतरे को महसूस करके मिलो की आंखें सिकुड़ गईं। वो अनजाने में ही पीछे हट गया, जहां ट्रॉय और डैनियल खड़े थे। तीनों रईस अविश्वास से देखते रह गए। ध्रुव एक राक्षस में बदल रहा था। राक्षसी रूप सक्रिय हो गया था। डैनियल को उस जादू से घिनौनी और डरावनी भावना महसूस हुई। वह सबसे पहले समझा कि क्या हो रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। इसकी प्रतिभा तो अंधकार तत्व की है। वह चिल्ला पड़ा। ट्रॉय और मिलो की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें उस खतरनाक एहसास का मतलब समझ आ गया। वैंस यानी ध्रुव, जो अकेडमी में अपनी पीढ़ी का सबसे होनहार छात्र था, असल में एक अंधकार तत्व का साधक था और उसकी शक्ति डैनियल के बराबर थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो बहुत छोटा है, ट्रॉय ने ना चाहते हुए भी कहा। वह ध्रुव से 1 साल बड़ा था, लेकिन 2 साल से उसी कक्षा में था। वह ये मान सकता था कि ध्रुव तलवारबाजी में माहिर है, लेकिन इतनी जल्दी इतनी ताकत हासिल करना, ये उसकी समझ से बाहर था। सत्ता के केंद्र मजबूत करने के लिए समय और संसाधनों की जरूरत होती है, और एक रईस होने के नाते उनके पास ये सब था। लेकिन उनके सारे प्रयास इस लड़के के सामने फीके पड़ गए थे।
ध्रुव ने तीनों रईसों की तरफ मुड़कर उसी भारी और डरावनी आवाज में कहा जो वह राक्षसी रूप में निकालता था। 60 सेकंड यानी 60 सांसें, एक भी ज्यादा नहीं। मीलो और ट्रॉय ये नज़ारा देखकर डर गए, लेकिन डैनियल ने मजबूती से सिर हिलाया और जमीन पर बैठ गया। वह अपने आखिरी मंत्र की तैयारी में पूरी तरह डूब गया। छत से और भी कीड़े गिरने लगे। मीलो और ट्रॉय ने उन्हें रोकने के लिए मोर्चा संभाल लिया। जो कीड़े ध्रुव की तरफ गए वे काले धुएं के संपर्क में आते ही जलकर खाक हो गए। तभी कमरे में एक चीख गूंजी। कीड़ों के सरदार ने आखिरकार डैनियल के प्रकाश के जादू को तोड़ दिया था। चोटों से ये कमजोर नहीं हुआ है, मुकाबला कड़ा होगा, ध्रुव ने अनुमान लगाया। उम्मीद है डैनियल का जादू इसे खत्म कर देगा। मैं इतनी मेहनत के बाद वो खजाना खोना नहीं चाहता। अगर कुछ नहीं हुआ तो मुझे अपने शार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसने मन बना लिया और बिना झिझक के उस जानवर पर कूद पड़ा। जैसे ही उसने हमला किया, हवा में 20 जलती हुई जादुई तलवारें बन गईं। उसके 2 साथी एको और शैडो उसके ठीक पीछे थे। कीड़ों के सरदार ने इस तकनीक को पहचान लिया। उसने इसे बेकार करने के लिए अपनी पुरानी चाल चली। वह जानवर किसी गोली की तरह हवा में उछला और सीधे ध्रुव से टकराया। उसे तलवारों से कटने की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन इस बार ध्रुव के हमले उसके जादू से और भी ताकतवर हो गए थे और उनसे निकलने वाला काला धुआं जहर की तरह था। तलवारों ने कीड़े की खाल को चीर दिया और मांसपेशियों में गहराई तक घुस गईं। शरीर के अंदर धुआं भरने लगा। टक्कर से ध्रुव दूर जा गिरा, लेकिन रैंक 4 के प्राणी को अपना हमला रोकना पड़ा क्योंकि धुआं उसे अंदर से जला रहा था। इसी बीच एको और शैडो ने उस पर हमला कर दिया ताकि उसे संभलने का मौका ना मिले। एको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया, वह बस धुएं की मात्रा बढ़ा सका, लेकिन शैडो के नुकीले दांत कीड़े की खाल को भेदने में कामयाब रहे। तत्व निर्माण विधि को शरीर पर लिखने वाले मंत्र के साथ मिलाना सही फैसला था। ध्रुव अपने साथी शैडो की ताकत से खुश था। वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। इस टक्कर ने उसके जादू की सुरक्षा परत को तोड़ दिया था और उसका कंधा भी अपनी जगह से हिल गया था। लीडर की ताकत सचमुच भयानक थी। कड़ाक, कड़क। ध्रुव ने झटके से अपना कंधा वापस अपनी जगह पर बैठाया और अपने शरीर की खुद को ठीक करने की ताकत पर भरोसा किया। कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह ठीक हो गया और धुआं फिर से उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गया। मैं ऐसी मार 1 मिनट तक नहीं झेल सकता। वो धीरे धीरे लीडर की तरफ बढ़ा। लीडर उसके साथियों को बार बार नष्ट कर रहा था, लेकिन वे तुरंत फिर से बन जाते थे। ध्रुव ने अपनी तलवारें लहराईं। उसकी हरकतें धीमी लग रही थीं और जहां से तलवारें गुजरती थीं वहां हवा में हल्का कंपन होता था। फिर उसके हथियारों की आवाज 3 गुना बढ़ गई। आसपास का कंपन और तेज हो गया। ध्रुव को अपनी बाहों और कंधों पर भारी दबाव महसूस हो रहा था, लेकिन उसका शरीर इसे सहने के लिए काफी मजबूत था। सरदार गुस्से में पागल हो गया। उसने अपना ध्यान ध्रुव पर लगाया और फिर से उस पर झपटा। ध्रुव की 6 भुजाएं, 2 असली 4 जादुई, आपस में जुड़ गईं। 6 तलवारें मिलकर एक विशाल तलवार बन गईं। जैसे ही कीड़ा उससे टकराने वाला था, ध्रुव ने ऊपर से नीचे की ओर एक सीधा और जोरदार वार किया जो ठीक कीड़े के सिर पर लगा। कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ध्रुव और कीड़ा दोनों टक्कर के बाद कई मीटर पीछे जा गिरे। असुरा का दूसरा रूप, संलयन, फ्यूजन।